everyone, this is Neha. Welcome back to the channel. Hope you all are doing great. तो सबसे पहले तो विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर. आई होप ये साल भी बहुत अच्छा निकले और आप सबके बोर्ड्स एकदम बढ़िया तरीके से हो जाएं. तो आज हम लोग करेंगे हमारी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 3. चैप्टर का नाम है एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड ट्रेड ईयर 1950 टू 1990. देखो, वेकेशन पे जाने से पहले मैं चैप्टर नंबर 1 और 2 आप लोगों को करा के गई थी. यहाँ पर देखो, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो हमारे चैप्टर्स हैं ये डेट वाइज चल रहे हैं. सारे चैप्टर्स क्या है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है. चैप्टर नंबर 1 हम लोगों ने पढ़ा इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, कि इंडिपेंडेंस से पहले हमारी इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी. यानी कि जब हम आजाद हुए 15 अगस्त 1947 को, उससे पहले हमारी इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी, वो सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी हमारे चैप्टर नंबर 1 में. कि हमारी इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी, ब्रिटिशर्स ने हमारी पूरी इकोनॉमी को बहुत ही तरीके से बर्बाद करा था. उन्होंने हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर, हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर, हमारे फॉरेन ट्रेड, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी चीजों का बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लॉइटेशन करा था, सब कुछ बर्बाद करा था. फिर हम लोगों ने देखा, अब हम आजाद हो गए. अब हमारे प्लानर्स और पॉलिटिशियंस ने देखा कि यार ये जो इकोनॉमी इतनी पीछे जा चुकी है, इतनी बैकवर्ड इकोनॉमी है, इस इकोनॉमी को क्राइसिस से बाहर निकालने के लिए, प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए क्या करा जाए. तब हम लोगों ने सहारा लिया प्लानिंग का. तो चैप्टर नंबर 2 हम लोगों ने पढ़ा इकोनॉमिक प्लानिंग, 5 ईयर प्लान्स, जिसके अंदर हम लोगों ने 5 ईयर प्लान्स के बारे में पढ़ा, लॉन्ग टर्म गोल्स ऑफ प्लानिंग के बारे में पढ़ा, उनके अचीवमेंट्स के बारे में पढ़ा, उनके फेलियर्स के बारे में पढ़ा. अब आज हम लोग करेंगे हमारा थर्ड चैप्टर. इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे कि 1950 से 1990 का जो पीरियड था, ये जो 40 साल का पीरियड था, इस पीरियड के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या चेंजेस आए, हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या चेंजेस आए, हमारे ट्रेड में क्या चेंजेस आए. तो देखो, यहाँ पर मैंने चैप्टर्स को डिवाइड करा टीआर जैन बुक के अकॉर्डिंग. बट अगर आप एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हो, तो अगर आपको सेकंड चैप्टर पढ़ना है इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990, उसके लिए आपको एक तो ये वाला चैप्टर करना होगा और एक इससे पहले वाला जो चैप्टर मैंने कराया है 5 ईयर प्लान्स, वो चैप्टर करना होगा. दोनों प्रीवियस वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. तो शुरू करते हैं. सबसे पहले डिटेल में बात करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में, फिर बात करेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में, और फिर लास्ट में बात करेंगे ट्रेड के बारे में. और देन हम लोग देखेंगे कि पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी के क्या फीचर्स थे, क्या इसका गुड इम्पैक्ट था, क्या इसका बैड इम्पैक्ट था. तो शुरू करते हैं. देखो, सबसे पहले आता है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर. देखो, ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ये क्या है, बैकबोन है. हमारी कंट्री की जो मोस्टली पॉपुलेशन है वो कौन से सेक्टर में इंगेज्ड है, एग्रीकल्चर सेक्टर में इंगेज्ड है अपनी फैमिली का पेट भरने के लिए. तो इस एग्रीकल्चर सेक्टर में चेंजेस लाना बहुत जरूरी था. इसमें क्या क्या चेंजेस आए, तो देखो, जो भी मेजर चेंजेस आते हैं उन चेंजेस को बोला जाता है रिफॉर्म्स. तो एग्रीकल्चर सेक्टर में जितने भी चेंजेस आए थे, यानी कि जो रिफॉर्म्स आए थे, उन्हें 2 कैटेगरीज में डिवाइड करा था. एक तो रिफॉर्म्स थे लैंड रिफॉर्म्स. कौन से रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म्स. और दूसरे रिफॉर्म्स आए थे टेक्निकल रिफॉर्म्स. लैंड रिफॉर्म्स का ही दूसरा नाम है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स. क्या समझे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो चेंजेस आए थे, रिफॉर्म्स आए थे, उन्हें 2 कैटेगरीज में डिवाइड करा. एक थे हमारे लैंड रिफॉर्म्स, जिन्हें बोला जाता है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, और दूसरे रिफॉर्म्स थे हमारे टेक्निकल रिफॉर्म्स. अब देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं लैंड रिफॉर्म्स की. ये लैंड रिफॉर्म्स आए क्यों थे. देखो, ये लैंड रिफॉर्म्स इसलिए आए थे ताकि कंट्री से इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम को दूर किया जा सके. जब ब्रिटिशर्स से जो हम लोगों ने इकोनॉमी हासिल करी थी ना, जब ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री पर रूल कर रहे थे, उस टाइम पर बहुत इनइक्वालिटी हो गई थी यार. कि जो बड़े बड़े पैसे वाले किसान थे, जो बड़े बड़े जमींदार थे, वो तो धीरे धीरे और पैसे वाले होते जा रहे थे. और जो बेचारे गरीब किसान थे, जिनके पास में खुद का पीस ऑफ लैंड भी नहीं था, जो बेचारे लैंडलेस फार्मर्स थे, वो डे बाय डे और गरीब होते जा रहे थे, अपनी लाइफ की बेसिक रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा नहीं कर पा रहे थे. तो कंट्री के अंदर बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी थी. तो इसी इनइक्वालिटी को दूर करने के लिए हमारी सरकार क्या लेकर आई, लैंड रिफॉर्म्स लेकर आई, यानी कि इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लेकर आई. हुआ क्या इन लैंड रिफॉर्म्स में, सबसे पहली चीज हुई, बहुत अच्छी चीज, अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज. क्या हुआ, अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज. थोड़ा सा पीछे जाते हैं, मैंने चैप्टर नंबर 1 में आपको पढ़ाया था जमींदारी सिस्टम. यहाँ पे दोबारा बता देती हूँ. देखो, जमींदारी सिस्टम क्या था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जब ब्रिटिशर्स हम पर रूल कर रहे थे आजादी से पहले, तब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक ट्रायंगुलर रिलेशन सेटअप करा. इस ट्रायंगुलर रिलेशन में 3 पार्टीज थी. एक तरफ तो कौन थी, हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट. कौन थी, एक तरफ थी हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट, एक तरफ थे जमींदार. अभी सब समझाऊंगी कौन क्या था. एक तरफ कौन थे, जमींदार थे, और एक तरफ थे टिलर्स ऑफ द सॉइल. कौन थे, टिलर्स ऑफ सॉइल. अब देखो, ध्यान से समझना. ब्रिटिश गवर्नमेंट आप सब जानते ही हो, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री पर रूल करने आए थे.
एक तरफ कौन थे? जमींदार। जमींदार मतलब बड़े बड़े पैसे वाले किसान। ये बड़े बड़े किसान थे जिनके पास में बड़े बड़े लैंड थे और ये अपने लैंड पर खुद फार्मिंग नहीं करते थे, खुद कल्टीवेशन नहीं करते थे। ये तो बड़े बड़े पैसे वाले किसान थे जिनके पास में बड़े बड़े खेत हुआ करते थे। और एक तरफ थे हमारे बेचारे टिलर्स ऑफ द सॉइल। टिलर्स ऑफ द सॉइल कौन थे? हमारे लैंडलेस फार्मर्स। कौन थे? लैंडलेस फार्मर्स थे। ऐसे गरीब किसान थे जिनके पास में खुद का पीस ऑफ लैंड भी नहीं था। अब लैंड नहीं था, खाने को वीट चाहिए, राइस चाहिए, ज्वार चाहिए, खाने को कहाँ से लेकर आए? लैंड ही नहीं है तो खेती कहाँ पर करे? तो ये जो टिलर्स ऑफ द सॉइल थे यानी कि जो लैंडलेस फार्मर्स थे, ये किनके खेतों पर काम करते थे? ये काम करते थे जमींदार के खेतों पर, ठीक है। और बदले में जमींदार इनसे क्या लेता था? रेंट लेता था। भाई जमींदार अपने लैंड पर इन्हें काम करने दे रहा है तो बदले में क्या लेगा? रेंट लेगा। और ये जो जमींदार थे ये इन टिलर्स ऑफ द सॉइल का बहुत ही तरीके से एक्सप्लॉइटेशन करते थे, इन्हें बर्बाद करते थे, इनसे बहुत ज्यादा तो रेंट चार्ज करते थे, इनका बहुत ही तरीके से एक्सप्लॉइटेशन कर रहे थे। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या बोलती है कि भाई जमींदार, तुम जमींदार हो यानी कि तुम इस लैंड के क्या हो? ओनर हो। तुम्हारे लैंड पर ये टिलर्स ऑफ द सॉइल काम कर रहे हैं, तुम इनसे रेंट भी ले रहे हो। हमें कुछ नहीं पता। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो तुम टैक्स कलेक्ट करके लाके दो। इन टिलर्स ऑफ द सॉइल से तुम क्या लो? टैक्स लो और टैक्स कलेक्ट करके लाके किसको दो? हमें दो। मतलब ये जो जमींदार थे ये क्या बन गए थे? इंटरमीडियरीज बन गए थे, बीच की पार्टी बन गई थी जो टिलर्स ऑफ द सॉइल से टैक्स कलेक्ट करती थी, लगान लेती थी और टैक्स कलेक्ट करके किसको देती थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट को देती थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला अगर तुम हमें टैक्स कलेक्ट करके लाके नहीं दोगे तो हम तुमसे तुम्हारी जमींदारी छीन लेंगे, हम तुमसे तुम्हारा लैंड छीन लेंगे। इसलिए जमींदार क्या करते थे? इनसे रेंट भी ज्यादा चार्ज करते थे, इनसे टैक्स भी ज्यादा लेते थे और जाके ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी देते थे और खुद अपने पास में भी रखते थे। तो धीरे धीरे जमींदार तो पैसे वाले होते गए और बेचारे हमारे टिलर्स ऑफ द सॉइल के पास में कोई पैसा नहीं बचता था। ये धीरे धीरे और गरीब होते गए, ये अपनी लाइफ की बेसिक रिक्वायरमेंट को भी पूरा नहीं कर पा रहे थे। अब हमारी सरकार ने क्या करा आजादी के बाद में, यानी कि 1950 से 1990 का जो पीरियड था, ये 40 साल का जो पीरियड था, इसके अंदर क्या हुआ? सरकार ने इस इंटरमीडियरीज को अबॉलिश कर दिया। अबॉलिश मतलब खत्म कर दिया, ये जमींदार को खत्म कर दिया। सरकार ने बोला जो एक्चुअली लैंड पर फार्मिंग करेगा ना वही उस लैंड का ओनर कहलाएगा, जो एक्चुअली खेती करेगा वही ओनर है। ये जमींदारी सिस्टम हमें समझ में नहीं आता, कोई जमींदारी सिस्टम नहीं है। तो ये जो इंटरमीडियरीज थे यानी कि जमींदार थे, इस सिस्टम को सरकार ने खत्म कर दिया। जो एक्चुअली फार्मिंग करेंगे वही उस लैंड के ओनर कहलाएंगे यानी कि जमींदार कहलाएंगे। ओनरशिप राइट्स वर गिवन टू द टिलर्स ऑफ द सॉइल। लैंड के ऊपर जो ओनरशिप राइट था, जमींदार एक्चुअली किसे बोला गया? टिलर्स ऑफ द सॉइल को, जो एक्चुअली उस पर फार्मिंग करते थे। इसके पीछे का मेन मकसद क्या था? टू स्टॉप एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द टिलर्स ऑफ द सॉइल बाय जमींदार। ये जो जमींदार थे ये इन टिलर्स ऑफ द सॉइल का, बेचारे लैंडलेस फार्मर्स का क्या कर रहे थे? एक्सप्लॉइटेशन कर रहे थे। रेंट भी ज्यादा लेते थे, इनसे टैक्स भी ज्यादा कलेक्ट करते थे, तो इनका एक्सप्लॉइटेशन ना हो सके इसलिए सिस्टम हटाया। टू गिव इंसेंटिव्स टू द टिलर्स ऑफ द सॉइल टू मेक इंप्रूवमेंट्स इन लैंड। सरकार ने क्या बोला? जो फार्मिंग करेगा उसी का लैंड माना जाएगा, आप अपने लैंड पर फार्मिंग करो, हम आपको कुछ इंसेंटिव्स भी देंगे। इंसेंटिव्स मतलब सब्सिडी देंगे, कुछ मोनेटरी हेल्प मतलब पैसे की मदद भी देंगे, ताकि आप अपने लैंड पर कुछ इन्वेस्टमेंट कर सको, अपने लैंड के लिए आप कुआं वगैरह खुदवा सको, अपने लैंड पर और इन्वेस्टमेंट कर सको, आपका जीवन अच्छे से चले, तो हम आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, मोनेटरी हेल्प, सब्सिडी वगैरह भी देंगे। तो पहली चीज क्या हुई? अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज यानी कि जमींदारी सिस्टम को खत्म करा गया। सेकंड क्या हुआ? सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग। अब सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग का मतलब क्या है? देखो सीलिंग क्या होती है? छत होती है। हमारी छत क्या है? हमारी एक लिमिट है, हम उसे क्रॉस नहीं कर सकते, वो हमारी लिमिट है ना, उससे ऊपर नहीं जा सकते हम। सरकार ने लैंड होल्डिंग्स पर सीलिंग इंपोज करी। मतलब सरकार ने बोला कि भाई आप अपने पास में इतना पीस ऑफ लैंड ही रख सकते हो। सरकार ने एक लिमिट सेट कर दी कि आप अपने पास में इतना पीस ऑफ लैंड ही रख सकते हो। अगर आपके पास में इस लिमिट से ज्यादा लैंड है तो जो आपका सरप्लस लैंड है वो सरकार ले लेगी। कौन ले लेगी? गवर्नमेंट ले लेगी। और गवर्नमेंट लेकर उस सरप्लस लैंड को किसको अलॉट कर देगी? बेचारे लैंडलेस फार्मर्स को, जिनके पास में खुद का पीस ऑफ लैंड नहीं है, या फिर छोटे फार्मर्स जिनके पास में जो लैंड है वो कम है। तो सरकार ने क्या करा? लैंड होल्डिंग पर एक सीलिंग लगा दी, एक लिमिट लगा दी, इक्वालिटी प्रमोट करने के लिए, क्योंकि जमींदार धीरे धीरे पैसे वाले होते जा रहे थे, जो बड़े किसान थे वो पैसे वाले होते जा रहे थे। तो सरकार ने क्या लगा दी? एक लिमिट लगा दी, सीलिंग लगा
दी लैंड होल्डिंग्स पर, मतलब एक मैक्सिमम साइज फिक्स कर दिया कि आपके पास में इतना ही साइज आपको लैंड का रखना है। अगर आपके पास में सरप्लस लैंड है यानी कि एक्स्ट्रा लैंड है तो वो गवर्नमेंट ले लेगी और गवर्नमेंट उसे दोबारा डिस्ट्रीब्यूट किसको कर देगी, स्मॉल होल्डर्स को, बेचारे हमारे स्मॉल फार्मर्स को या फिर हमारे लैंडलेस फार्मर्स को जिनके पास में लैंड ही नहीं है। समझ में आया? ये भी क्यों करा? इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए। मैंने आपको पीछे ही बताया जितने भी लैंड रिफॉर्म्स आए थे, याद रखने जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स आए थे वो क्यों आए थे, ताकि कंट्री से इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम को दूर किया जा सके। अब थर्ड क्या है, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। देखो कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स का मतलब क्या है, जब मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 पढ़ाया था ना तब मैंने आपको बताया था कि हमारी कंट्री में जो मोस्टली फार्मर्स हैं वो बेचारे छोटे फार्मर्स हैं, स्मॉल फार्मर्स हैं, जिनके पास में कोई बड़े बड़े लैंड नहीं है। तो इन छोटे छोटे फार्मर्स के पास में एक तो स्मॉल स्मॉल लैंड्स है, छोटे छोटे से लैंड्स है, और वो लैंड भी क्या है, टुकड़ों में है। टुकड़ों में मतलब एक पीस ऑफ लैंड यहाँ है, एक पीस ऑफ लैंड यहाँ है, एक पीस ऑफ लैंड यहाँ है। मतलब समझ लो छोटे छोटे से फार्मर्स हैं जिनके पास में टुकड़ों में छोटे छोटे से लैंड है, एक कमरे जितना सा लैंड है, एक लैंड यहाँ है, एक कहीं दूसरी जगह पर है, एक कहीं दूसरी जगह पर है। अब इन छोटे छोटे से लैंड्स पर एक तो फार्मर फार्मिंग नहीं कर सकता प्रॉपर तरीके से, हाथ से फार्मिंग तो कर सकता है बट इस छोटे से पीस ऑफ लैंड पर वो मशीनें नहीं चला सकता। एक अगर वो ट्रैक्टर लेकर आ गया तो यार वो ट्रैक्टर को घुमा भी नहीं सकता इतने छोटे से पीस ऑफ लैंड पर। प्लस एक पॉइंट ऑफ टाइम पर फार्मर के लिए पॉसिबल नहीं है ना कि वो तीनों लैंड्स पर काम कर सके। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हम आपकी होल्डिंग्स को क्या करें, कंसोलिडेट करें, इकट्ठा कर रहे हैं। हम आपके पास में जो टुकड़ों में लैंड है ना, फ्रेगमेंटेड लैंड है, उनको ले लेंगे और उनको लेकर आपको एक ही जगह पर एक बड़ा लैंड अलॉट कर देंगे। तो कंसोलिडेशन का मतलब क्या है, प्रैक्टिस टू अलॉट लैंड टू द फार्मर्स एट वन प्लेस फॉर हिज स्कैटर्ड होल्डिंग्स हियर एंड देयर। फार्मर के पास में इधर उधर जितने भी लैंड हैं उन सबको सरकार ले लेगी और उनकी बजाय उसे एक सिंगल लैंड अलॉट करेगी, एक बड़ा लैंड अलॉट करेगी जहां पर फार्मर आराम से मशीन्स भी चला सकता है, मैकेनाइजेशन कर सकता है, ताकि मशीन्स का यूज करके वो प्रोडक्शन ज्यादा कर सके। समझ में आया? फोर्थ इज रेगुलेशन ऑफ रेंट। देखो पीछे मैंने आपको बताया कि टिलर्स ऑफ द सॉइल जमींदार को क्या देते थे, रेंट देते थे। और ये जो जमींदार होते थे ये टिलर्स ऑफ द सॉइल से बहुत ज्यादा रेंट चार्ज करते थे, एक लिमिट से ज्यादा रेंट चार्ज करते थे कि बेचारे टिलर्स ऑफ द सॉइल के पास में कोई पैसा नहीं बचता था कि वो अपनी लाइफ की एक मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा कर सके। तो सरकार ने बोला हम आपके रेंट को फिक्स कर रहे हैं। जो टिलर्स ऑफ द सॉइल है यानी कि जो लैंडलेस फार्मर है वो जितना भी प्रोड्यूस कर रहा है, फॉर एग्जांपल उसने राइस प्रोड्यूस करा या व्हीट प्रोड्यूस करा, उसने जो भी प्रोड्यूस करा है उसकी जो भी वैल्यू है, सपोज उसने जो प्रोड्यूस करा है उसकी वैल्यू बनती है 1000 रुपीज, उसका 1/3 निकाल लो। 1/3 कितना होगा, इसका 1/3 होगा 333 पॉइंट समथिंग, है ना, उसका 1/3 कुछ इतना होगा। उसका 1/3 निकाल लो, उसके 1/3 की वैल्यू से ज्यादा आप उससे रेंट चार्ज नहीं कर सकते। समझ में आया कि जितना भी टिलर्स ऑफ द सॉइल ने प्रोड्यूस करा है उसकी वैल्यू का 1/3 निकाल लो, उसके 1/3 से कम आप चार्ज कर सकते हो रेंट, बट उससे ज्यादा रेंट आप उससे चार्ज नहीं कर सकते। ये भी क्यों करा, ताकि इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम दूर हो। और लास्ट करा कोऑपरेटिव फार्मिंग। फार्मर्स को बोला कि भाई आप कोऑपरेटिव फार्मिंग करो ना, आप इकट्ठे होकर फार्मिंग करो। एक अकेला फार्मर फार्मिंग कर रहा है और कुछ फार्मर्स इकट्ठे होकर मिलकर फार्मिंग कर रहे हैं, तो अगर ग्रुप बन जाता है, ग्रुप बना के फार्मिंग करते हैं, तो सपोज अगर इनपुट्स खरीदने हैं, बीज खरीदने हैं या फिर खाद खरीदनी है, फर्टिलाइजर्स वगैरह, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, तो आप उन इनपुट्स को बार्गेनिंग करके अच्छे से खरीद सकते हो। कलेक्टिवली तो आप बार्गेनिंग कर सकते हो ना, जैसे मम्मी सब्जी वाले से बार्गेनिंग करती है, मोल भाव करती है। एक अकेला फार्मर वैसी बार्गेनिंग नहीं कर सकता जैसा कलेक्टिवली ग्रुप में बार्गेनिंग करी जा सकती है। प्लस फार्मर्स ने जो प्रोड्यूस करा है उसे भी वो कोऑपरेटिव फार्मिंग के थ्रू आराम से मार्केट के अंदर बार्गेनिंग करके अच्छे प्राइस में सेल कर सकते हैं। तो ये क्या थे, ये कुछ लैंड रिफॉर्म्स थे, कुछ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स थे जो क्यों आए थे, ताकि कंट्री से इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम को दूर किया जा सके। समझ में आया? अब देखो इनका जो इंप्लीमेंटेशन है, ये जो लैंड रिफॉर्म्स का इंप्लीमेंटेशन है ये पार्शियल ही हुआ। पार्शियल का मतलब है इन लैंड रिफॉर्म्स का पूरी कंट्री में प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। सरकार तो लेकर आई बट कुछ ना कुछ जमींदार की चाल रह गई, उन्होंने कुछ ना कुछ हौच पौच करा, इधर उधर कुछ ना कुछ करा और कहीं ना कहीं इन लैंड रिफॉर्म्स का प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाया, इनका इंप्लीमेंटेशन पार्शियल ही हुआ।
द लैंड रिफॉर्म्स वर इफेक्टिवली इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द स्टेट्स ऑफ वेस्ट बंगाल और केरला। वेस्ट बंगाल और केरला के अंदर तो ये जो लैंड रिफॉर्म्स थे ये बहुत ही अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस करे गए, इनका जो इंप्लीमेंटेशन था वो बहुत ही इफेक्टिव था। बट बहुत सारे एरियाज हमारी कंट्री के ऐसे थे जहां पर इन लैंड रिफॉर्म्स का प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ, ये प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं हो पाए। कारण क्या थे, रीजन क्या थे? द जमींदार्स मैनेज टू evict the tenants to show themselves as actual cultivators of the soil। देखो सरकार ने क्या बोला था कि जो उस खेत पर एक्चुअली कल्टीवेशन करेगा, फार्मिंग करेगा, हम उसे ही जमींदार बोलेंगे, जो फार्मिंग नहीं करेगा वो जमींदार नहीं माना जाएगा। तो जमींदार ने क्या करा, कुछ टाइम के लिए अपने लैंड पर जो लैंडलेस फार्मर्स काम कर रहे थे उन्हें हटा दिया, उन्हें निकाल दिया, और कुछ टाइम के लिए दिखाने के लिए खुद लैंड पर काम करने लग गए, खुद एक्चुअली कल्टीवेशन करने लग गए, ताकि लगे भाई ये एक्चुअली कल्टीवेशन कर रहे हैं, यही जमींदार हैं। तो इस तरह से जमींदार ने कुछ चालाकी दिखाई। दूसरी चीज क्या करी, द लैंडलॉर्ड्स चैलेंज द लैंड सीलिंग लेजिस्लेशंस इन कोर्ट्स। सपोज मैंने देखो ये जो पीछे आपको बताया था कंसोल, ये वाला सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग, कि एक लिमिट सेट कर दी थी कि आप इतना ही लैंड अपने पास में रख सकते हो। अगर आपके पास में सरप्लस लैंड है तो वो लैंड कौन ले लेगी, गवर्नमेंट ले लेगी। तो अगर किसी जमींदार के साथ में कुछ ऐसा हुआ तो वो जमींदार क्या करता, कोर्ट में केस कर देता। कोर्ट में केस कर देता तो आपको पता है कोर्ट में अगर केस होता है तो उसके अंदर एक अच्छा खासा टाइम लग जाता है, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, केस सॉल्व ही नहीं हो पाता। और ऐसे में जमींदार को इनफ टाइम मिल गया कि उन्होंने जो उनका ये जो सरप्लस लैंड था वो अपने किसी क्लोज रिलेटिव के नाम कर दिया। क्लोज रिलेटिव के नाम कर दिया मतलब दिखाने के लिए एक्चुअली वो लैंड उसी का है। तो इस तरह से कुछ तेजपना दिखाया उन लोगों ने, और इन लैंड रिफॉर्म्स का प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। मतलब कुल मिला के ये है, जब नोटबंदी हुई थी तब लोगों ने क्या करा था, एक लिमिट सेट थी ना कि आप इतने ही नोटों को बदलवा सकते हो। तो लोगों ने क्या करा, अपने घर पे जो मेड वगैरह होते हैं या फिर कुछ चाचा का बेटा है, मामा का बेटा है, या जो हाउस हेल्प है, कोई भी जो अपने यहाँ पर काम करता है, उनके थ्रू अपने नोट बदलवा लिए थे, बाकी था तो उन्हीं का। तो इस तरह से कुछ ना कुछ हौच पौच करके जमींदार ने अपने मतलब का काम निकलवा लिया और इसका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं होने दिया। तो ये हम लोगों ने देख ली हमारे पहले वाले रिफॉर्म्स, दैट इज लैंड रिफॉर्म्स, जिसे हम इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। अब दूसरा क्या आता है हमारे पास में, टेक्निकल रिफॉर्म्स। कौन से रिफॉर्म्स हैं, टेक्निकल रिफॉर्म्स है। देखो लैंड रिफॉर्म्स क्यों आए थे, कंट्री के अंदर इनइक्वालिटी के प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। ये टेक्निकल रिफॉर्म्स क्यों आए, प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए। क्यों आए, ताकि प्रोडक्शन इंक्रीज हो सके, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सके। अब इन टेक्निकल रिफॉर्म्स में एक ही चीज हुई थी जो सबसे बड़ी चीज थी, कि नॉर्मल सीड्स को यूज ना करके कौन से सीड्स यूज करो, HYV सीड्स यूज करो। HYV सीड्स की फुल फॉर्म है हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स। ऐसे सीड्स जिनका यूज करने की वजह से प्रोडक्शन के अंदर अच्छा खासा इंक्रीज आएगा। ये स्पेशल सीड्स हैं, अगर इन्हें यूज करोगे तो प्रोडक्शन अच्छे से इंक्रीज होगा, प्रोडक्टिविटी शानदार इंक्रीज होगी। तो टेक्निकल रिफॉर्म्स में जो मेन चीज थी वो क्या थी, HYV टेक्नोलॉजी को यूज करना, हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स को यूज करना, यूज ऑफ HYV सीड्स अलोंग विथ केमिकल फर्टिलाइजर्स। अच्छा, अगर हम प्रोडक्शन करने के लिए HYV सीड्स को यूज करते हैं, नॉर्मल सीड्स को यूज नहीं करते, तो अगर HYV सीड्स को यूज करोगे तो साथ में आपको केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करने पड़ेंगे, यानी कि जो केमिकल खाद है वो यूज करनी पड़ेगी। साथ में आपको इंसेक्टिसाइड्स यूज करने पड़ेंगे ताकि आपकी क्रॉप्स में किसी तरह के कोई इंसेक्ट्स ना लगे, किसी तरह की कोई डिजीज ना हो। आपको पेस्टिसाइड्स यूज करने पड़ेंगे ताकि आपकी क्रॉप्स के अंदर पेस्ट ना लगे, यानी कि कुछ कीड़े वगैरह ना लगे। और इसकी वजह से एग्रीकल्चरल आउटपुट के अंदर शानदार इंक्रीज देखने को मिला। HYV सीड्स को जब यूज करा गया तो प्रोडक्शन शानदार तरीके से इंक्रीज हुआ। प्रोडक्शन इतना इंक्रीज हुआ कि इस एक स्पेशल नाम दिया गया ग्रीन रेवोल्यूशन। क्या बोला गया, ग्रीन रेवोल्यूशन। क्या बोला गया, ग्रीन रेवोल्यूशन। It started happening in India in the year 1967 to 68। अगर देखो रफली आपको याद रखना है तो ये मिड 60s से स्टार्ट हुआ था, मिड 1960 से स्टार्ट हुआ था, यानी कि 1965 के बाद में ये स्टार्ट हुआ था। 1965 वाला जो पीरियड था उसके 1-2 साल के बाद में ये स्टार्ट हो गया था। तो ये कब स्टार्ट हुआ था, 1967 से 68 की बात है जब ये स्टार्ट हुआ। और इसकी वजह से उस साल प्रोडक्शन के अंदर कितना इंक्रीज देखने को मिला, 25% इंक्रीज देखने को मिला। और इसी की वजह से क्या नाम पड़ा इसका, ग्रीन रेवोल्यूशन। जो इंडिया
पहले दूसरी कंट्रीज से फूड ग्रेन्स इंपोर्ट करता था। हम लोग फूड ग्रेन्स में सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे, हमें दूसरी कंट्रीज से फूड ग्रेन्स इंपोर्ट करने पड़ते थे। मैंने पहले भी बताया है आपको कि हम यूएस से फूड ग्रेन्स इंपोर्ट करते थे, बट जब हमारी और पाकिस्तान की वॉर चल रही थी उस टाइम पर यूएस ने हमें धमकाया था कि अगर आप पाकिस्तान के साथ में वॉर नहीं रोकोगे ना तो हम आपको फूड ग्रेन्स की सप्लाई रोक देंगे। तब जाके हमें ये रियलाइज हुआ था यार हमें तो फूड ग्रेन्स में सेल्फ सफिशिएंट होना पड़ेगा। अब इंडिया इस HYV सीड्स को यूज करके इस ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद में फूड ग्रेन्स में सेल्फ सफिशिएंट हो गया और हमारा जो एग्रीकल्चरल स्टैग्नेशन वाली साइकिल थी ना, स्टैग्नेशन मतलब रुकी हुई, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही थी, बिल्कुल रुका हुआ था, वो साइकिल ब्रेक हुई और हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। इंडिया सेल्फ सफिशिएंट बन गया, फूड ग्रेन्स में आत्मनिर्भर बन गया। आज हम मतलब दूसरी कंट्रीज को एक्सपोर्ट भी करते हैं, इवन एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, खुद भी यूज कर रहे हैं, फिर भी हम लोग बफर स्टॉक्स मेंटेन करके रखते हैं। बफर स्टॉक्स का मतलब है हम लोग एक्स्ट्रा स्टॉक्स मेंटेन करके रखते हैं जिन स्टॉक्स को हम इमरजेंसी के टाइम पर यूज करते हैं। कभी कंट्री में बाढ़ आ जाए या किसी भी तरह के कोई नेचुरल हजार्ड्स आ जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, तब उन स्टॉक्स को यूज करा जाता है। तो ये इसका इम्पैक्ट था। एलिमेंट्स क्या है, मतलब क्या क्या हुआ था इस HYV टेक्नोलॉजी में। सबसे पहली बात तो HYV सीड्स को यूज करा गया था। कन्वेंशनल यानी कि जो पुराने सीड्स थे उनका यूज खत्म करो, उन्हें रोको, उसकी बजाय कौन से सीड्स पर शिफ्ट हो गए थे हम लोग, HYV सीड्स पर शिफ्ट हो गए थे। शुरुआत कब से हुई थी, वही मैंने बताया आपको, मिड 60s से, यानी कि 1965 से इसकी शुरुआत हो चुकी थी। और इसकी वजह से वीट का प्रोडक्शन, बाजरा का प्रोडक्शन, कॉटन का प्रोडक्शन, मेज का प्रोडक्शन, ज्वार का प्रोडक्शन, राइस का प्रोडक्शन, सारी चीजों का प्रोडक्शन देखने को मिला था, इंक्रीज हुआ था। सेकंड देखो, जब आप HYV सीड्स यूज करते हो ना तो आपको फर्टिलाइजर्स यूज करने पड़ेंगे, केमिकल फर्टिलाइजर्स, मतलब केमिकली प्रोड्यूस्ड खाद है ये, तो इसकी वजह से केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज इंक्रीज हुआ। जब हम HYV सीड्स यूज करते हैं तो हमें इंसेक्टिसाइड्स यूज करने पड़ते हैं, पेस्टिसाइड्स यूज करने पड़ते हैं, ताकि हमारी क्रॉप्स के अंदर किसी तरह के कोई इंसेक्ट्स ना लगे, क्रॉप्स जो हैं उनमें किसी तरह की कोई बीमारी ना हो, कोई डिजीज ना हो, किसी तरह के कोई कीड़े वगैरह ना लगे, उसके लिए पेस्टिसाइड्स यूज करने होते हैं। और इसी के लिए 14 प्लांट प्रोटेक्शन सेंटर्स वर डेवलप्ड इन दिस रेस्पेक्ट। ये याद रख लेना, 14 प्लांट प्रोटेक्शन सेंटर्स भी डेवलप करे गए थे इसी काम के लिए। लास्ट, जब आप HYV सीड्स को यूज करते हो, देखो HYV सीड्स का प्रोडक्शन, उसके साथ में केमिकल फर्टिलाइजर्स भी यूज करे जाएंगे, उसके साथ में इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स भी यूज करे जाएंगे, प्लस सबसे इंपॉर्टेंट, जब आप HYV सीड्स यूज करते हो तो आपकी क्रॉप्स को प्रॉपरली इरिगेट करने की जरूरत है। आपकी क्रॉप्स प्रॉपर पानी मांगती हैं। ऐसा नहीं है कि आप रेनफॉल पर डिपेंडेंट हो, बारिश आई तो ठीक है, बारिश ना आई तो फिर कोई मतलब नहीं है। जब आप HYV सीड्स यूज कर रहे हो तो आपको अपनी फसल को डीपली इरिगेट करना पड़ेगा, प्रॉपर पानी देना पड़ेगा। आप सिर्फ रेनफॉल पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। मान लो अगर बारिश नहीं आई तो पूरी फसल खराब है, और HYV सीड्स तो आते ही बहुत महंगे हैं। इसके लिए बहुत सारे तो बड़े बड़े इरिगेशन प्रोजेक्ट सेटअप करे गए, कुछ छोटे छोटे से इरिगेशन प्रोजेक्ट सेटअप करे गए अलग अलग पार्ट्स के अंदर। जब इस चीज की शुरुआत हुई थी ना, यानी कि प्लानिंग से पहले की बात कर रही हूँ, 1951 की, तब हमारा जितना भी एग्रीकल्चरल एरिया है, जितना भी खेतीबाड़ी वाला एरिया है, सिर्फ 17% एरिया ही ऐसा था विच वॉज अंडर परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन, कि ये ही वो एरिया था जहां पर परमानेंट मीन्स थे इरिगेशन के, चाहे बारिश आए चाहे नहीं आए। हमारे पास में कुएं थे, हमारे पास में डैम्स थे, हमारे पास में कैनाल्स वगैरह थे अपने क्रॉप्स को इरिगेट करने के लिए, बट ऐसा एरिया सिर्फ 17% था। मतलब 17% एरिया ही ऐसा था जहां पर परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन थे, कुएं, कैनाल्स, डैम्स वगैरह। बट इस ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद में हमारे पास में 45% एरिया ऐसा था विच वॉज अंडर परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन। मतलब ये 17 से इंक्रीज होके 45% हो गया, कि चाहे बारिश आए या ना आए, ये 45% एरिया ऐसा था जहां पर कुएं थे, डैम्स थे, कैनाल्स थे, कि आप आराम से अपनी क्रॉप्स को इरिगेट कर सकते हो। तो ये हम लोगों ने क्या देखे कि HYV टेक्नोलॉजी के हमारे क्या क्या एलिमेंट्स थे। HYV सीड्स को यूज करो, साथ में आपको केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करने पड़ेंगे, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स यूज करने पड़ेंगे, और आपको अपनी फसल को प्रॉपर्ली इरिगेट करना पड़ेगा। अब देखो, ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था ना, इसे हम 2 फेसेस में पढ़ते हैं। एक तो फेज 1 था और एक फेज 2 था। मैंने क्या बताया, इसकी शुरुआत कब हुई थी, मिड 60s से, यानी कि ये समझ लो 1965 से इसकी शुरुआत हुई थी। तो एक तो है फेज 1, फेज 1 में 10 साल आ गए, मिड 60s से मिड 70s। मिड 60 का मतलब है 1965 और मिड 70 का मतलब हो गया 1975। तो फेज 1 था हमारा मिड 60 से मिड 70, यानी कि 1965 से 1975, और फेज 2 है हमारा मिड 70 से मिड 80, यानी कि 1975 से लेके 1985 तक का जो पीरियड था।
तो इस ग्रीन रिवॉल्यूशन को हम लोगों ने 2 फेसेस में डिवाइड करा है। रीजन क्या है, जो शुरुआत के 10 साल थे, फेज 1 था, उसके अंदर ग्रीन रिवॉल्यूशन का एज सच कोई असर देखने को नहीं मिला था। ये कुछ क्रॉप्स तक ही लाइक वीट और राइस तक ही सीमित था। बट जो उसका सेकंड फेज था ना, उसके अंदर ग्रीन रिवॉल्यूशन का कमाल असर देखने को मिला था। मतलब ग्रीन रिवॉल्यूशन पूरी कंट्री में स्प्रेड हो गया था, वाइड स्प्रेड हो गया था। तो जो फर्स्ट फेज था उसके अंदर जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था वो सिर्फ वीट और राइस तक ही सीमित था। ये वीट के लिए अच्छा था, राइस के लिए अच्छा था। तो वो एरियाज जहां पर वीट और राइस ग्रो करा जाता है, फॉर एग्जांपल पंजाब में, आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में, इन एरियाज के लिए तो अच्छा था क्योंकि यहाँ पर वीट और राइस ग्रो करा जा रहा था। और देखो प्लस जो HYV सीड्स हैं वो महंगे भी आते हैं। और हमारी कंट्री के अंदर जो मोस्टली फार्मर्स हैं वो या तो बिल्कुल स्मॉल फार्मर्स हैं, मतलब ऐसे फार्मर्स हैं जिनके पास में खुद का लैंड ही नहीं है, लैंडलेस फार्मर्स हैं, या फिर मिडिल क्लास फार्मर्स हैं और वो उस HYV टेक्नोलॉजी को मतलब अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, वो इतने महंगे बीज नहीं खरीद पा रहे थे। प्लस इसके साथ में बहुत सारे फर्टिलाइजर्स की रिक्वायरमेंट होती है, इंसेक्टिसाइड चाहिए, पेस्टिसाइड्स चाहिए, इरिगेशन की प्रॉपर फैसिलिटीज चाहिए। तो फर्स्ट फेज के अंदर हमारे जो फार्मर्स थे उनके पास में इतना फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं थे। ऐसे फार्मर्स जिनके पास में पैसा था यानी कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे, उन्होंने तो इस HYV टेक्नोलॉजी का फायदा उठाया। बाकी दूसरे एरियाज में इसका बेनिफिट देखने को नहीं मिला। तो ये कंट्री के कुछ एरियाज तक ही सीमित था, फॉर एग्जांपल पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, और कुछ क्रॉप्स के लिए अच्छा था, वीट और राइस के लिए। बट जब इसका सेकंड फेज आया ना, तो ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था ये वाइड स्प्रेड हो गया, पूरी कंट्री में स्प्रेड हो गया। और इसके पीछे गवर्नमेंट का भी एक मेजर रोल था। इसने मतलब ये मान लो कंट्री के मोस्टली एरियाज को कवर कर लिया था और हमारी बहुत सारी क्रॉप्स को कवर करा था। वीट राइस तो पहले से हो ही रही थी, कॉटन को कवर करा, ज्वार को कवर करा, मेज को कवर करा, बाजरा को कवर करा, इन सारी क्रॉप्स को इसने कवर कर लिया था। और सेकंड फेज के अंदर हमारी जो गवर्नमेंट है उसने भी हमारे जो स्मॉल फार्मर्स है, बेचारे छोटे फार्मर्स हैं, उन्हें लोन प्रोवाइड करा, वो भी लो इंटरेस्ट रेट पर, यानी कि कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर उन्हें लोन दिया ताकि वो HYV सीड्स खरीद सके, ताकि वो फर्टिलाइजर्स खरीद सके, पेस्टिसाइड्स खरीद सकें। प्लस उन्हें ये जो फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स थे ये सब्सिडाइज्ड रेट्स पर दिए, यानी कि मान लो पेस्टिसाइड सपोज करो 100 रुपए के मिलते हैं तो इन्हें यही सब्सिडाइज्ड रेट्स में मिले, यानी कि 40 रुपए में दे दिए, 30 रुपए में दे दिए। तो सरकार ने क्या करा, इन्हें यही फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स कम रेट्स पर दिए, सब्सिडाइज्ड रेट्स पर दिए और इन्हें लोन प्रोवाइड करा ताकि ये HYV सीड्स खरीद सके। और इसकी वजह से स्मॉल फार्मर्स ने भी HYV सीड्स को यूज करा और उनका प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। तो इसलिए कंट्री के अंदर क्या हो गया, पूरी कंट्री में स्प्रेड हो गया, इसका वाइड स्प्रेड हुआ। तो इस तरह से 2 फेसेस के अंदर इसे डिवाइड करा है। अब देखो ग्रीन रिवॉल्यूशन के फायदे क्या थे। पहला तो था स्पर्ट इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी। क्रॉप प्रोडक्टिविटी के अंदर एक अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिला, एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखने को मिला। देखो यहाँ पर मैं बता ही देती हूँ, ये मैंने आपको प्रोडक्टिविटी बताई है, यानी कि प्रोडक्शन है केजी के अंदर पर हेक्टर ऑफ लैंड। हेक्टर का मतलब होता है 10,000 मीटर स्क्वायर वाला जो एरिया होता है ना, 10,000 मीटर स्क्वायर एरिया, उसको हेक्टर बोला जाता है। तो 10,000 मीटर स्क्वायर के अंदर कितना प्रोडक्शन हुआ, इतना केजी प्रोडक्शन हुआ, वो प्रोडक्टिविटी है। तो आप यहाँ पर देख लो 1951 के अंदर वीट का प्रोडक्शन कितना था, 660 केजी पर हेक्टर। वो 2019-20 का अगर आप देखो डाटा तो कितना हो गया, 3,421 केजी पर हेक्टर। मतलब अच्छा खासा इंक्रीज हो गया ना, 5-6 गुना इंक्रीज हो गया। वैसे ही वीट का कितना था 1951 में, 665 केजी पर हेक्टर, वो इंक्रीज हो गया 2705 केजी पर हेक्टर। तो स्पर्ट इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी के अंदर एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज, एक कमाल इंक्रीज हमें देखने को मिला। समझ में आ गई बात। सेकेंड है सब्सटेंशियल राइज इन एरिया अंडर कल्टीवेशन। हमारा कल्टीवेशन वाला एरिया बढ़ा। एरिया अंडर कल्टीवेशन का मतलब है, देखो जमीन तो बढ़ नहीं सकती, जमीन तो जितनी है उतनी ही रहेगी, फिर भी एरिया अंडर कल्टीवेशन कैसे बढ़ा, ध्यान से समझना। देखो जब आप नॉर्मल सीड्स को यूज करते हो, जो पुराने सीड्स थे, कन्वेंशनल सीड्स थे, आपने बीज बोए, बीज बोने को क्या बोला जाता है, सोइंग। क्या कहते हैं, सोइंग। अब बीज आपने बोए हैं, आप अच्छे से सब कुछ करोगे, फर्टिलाइजर्स डालोगे, इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स डालोगे, अपनी क्रॉप्स का ध्यान रखोगे, उन्हें हर चीज से बचाओगे, और जब आपकी फसल बनके तैयार होगी, जब आप उसे काटोगे, उसे कट करने को क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग। तो इस सोइंग और हार्वेस्टिंग के बीच में बहुत टाइम होता है। इसमें ये मान लो कम से कम 8-9 महीने लग जाते हैं। जब आप पुराने सीड्स यूज कर रहे हो, कन्वेंशनल सीड्स यूज कर रहे हो, नॉर्मल सीड्स, तो सोइंग और हार्वेस्टिंग में बहुत टाइम लगता है। बीज बोने में और फसल काटने में 8-9 महीने लग जाते हैं। मतलब फार्मर का पूरा साल एक ही क्रॉप में निकल गया
अगर उसने राइस की मतलब फार्मिंग करी है तो उसका पूरा साल राइस के अंदर ही निकल गया। बट जब HYV सीड्स यूज करते हैं तो ये जो टाइम गैप होता है ये टाइम गैप कम हो जाता है। आपने बीज बोए और हार्वेस्टिंग करी, उसमें 5-6 महीने ही निकले, मतलब 5-6 महीने में आपकी फसल बनके तैयार हो गई, तो सही है ना। आप एक साल में जहां पर एक ही क्रॉप उगा रहे थे, अब आप एक साल के अंदर 2 क्रॉप्स उगा सकते हो। तो डबल क्रॉपिंग पॉसिबल हुई फार्मर्स के लिए और इसकी वजह से अपने आप एरिया अंडर कल्टीवेशन इंक्रीज हो गया। पहले उसी एरिया पर आप एक ही क्रॉप ग्रो कर रहे थे पूरे साल में, अब उसी पीस ऑफ लैंड पर आप एक साल में 2 क्रॉप्स ग्रो कर रहे हो। प्लस एक चीज और हुई, देखो पहले जब आप कन्वेंशनल सीड्स यूज करते थे तब आपने फार्मिंग कर ली, आपने 8-9 महीने में आपकी फसल बनके तैयार हुई। अब 3-4 महीने उस लैंड को खाली छोड़ना पड़ता है, उस लैंड पे कुछ मत करो, इसे बोला जाता है फैलोइंग। क्या कहते हैं? फैलोइंग, कि उस लैंड को खाली छोड़ दो ताकि वो लैंड दोबारा फर्टिलिटी गेन कर ले। फर्टिलिटी मतलब वो दोबारा उपजाऊ हो जाए। आपने इतने टाइम पर उस लैंड पर फार्मिंग करी, अब उस लैंड को ऐसे ही खाली छोड़ो ताकि वो नेचुरली अपनी फर्टिलिटी दोबारा गेन कर ले, वो दोबारा से अच्छा लैंड बन जाए। अब ये फैलोइंग के लिए उस लैंड को खाली छोड़ने की भी जरूरत नहीं थी, साल में 2 बार क्रॉप्स ग्रो कर सकते थे विद द यूज ऑफ HYV सीड्स। तो अपने आप एरिया अंडर कल्टीवेशन इंक्रीज हो गया। मैंने आपको डेटा भी दिया, 1951 में एरिया अंडर कल्टीवेशन कितना था? 13 करोड़ हेक्टर, जो इंक्रीज होके हो गया 20 करोड़ हेक्टर, मतलब 7 करोड़ हेक्टर एरिया हमारा इंक्रीज हुआ इतने टाइम के अंदर। थर्ड इज शिफ्ट फ्रॉम सब्सिस्टेंस फार्मिंग टू कमर्शियल फार्मिंग। देखो सब्सिस्टेंस फार्मिंग मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन करा, प्रोडक्शन करके जो भी कुछ प्रोड्यूस करा है उसे लाओ और सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज में ले लो, मतलब उससे अपनी फैमिली का पेट भर लो। राइस उगाया है तो राइस घर में खा लो, वीट उगाया तो वीट घर में खा लो, सेल्फ कंजम्पशन के लिए काम में लो। वहीं एक होता है कमर्शियल फार्मिंग, कि फार्मिंग करके आपने जो प्रोड्यूस करा है उसे मार्केट में भी बेचो, मार्केट में बेच के पैसा कमाओ। सिर्फ सेल्फ कंजम्पशन के लिए ही मत करो, मार्केट में बेच के पैसा भी कमाओ। तो अब जब प्रोडक्शन इतना बढ़ा HYV सीड्स को यूज करके ग्रीन एवोल्यूशन के बाद में, तो हमारी प्रोडक्टिविटी डेफिनेटली क्या हुई? इंक्रीज हुई। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई तो हमें मार्केटेबल सरप्लस हुआ। अब मार्केटेबल सरप्लस क्या होता है? आपने जितना भी प्रोड्यूस करा है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ आपने 1000 kg प्रोड्यूस करा, सपोज आपने 1000 kg राइस प्रोड्यूस करा, उसमें से आप माइनस कर दो जितना आप सेल्फ कंजम्पशन के लिए काम में लोगे, जितना आप अपने घर में काम में लोगे, घर में खाने के लिए। सपोज आपने घर में खाने के लिए 600 kg काम में ले लिया, तो ये जो बचा हुआ 400 kg है, ये बचा हुआ 400 kg क्या है? मार्केटेबल सरप्लस है। इसे आप मार्केट में बेच सकते हो। जितना भी आपने प्रोड्यूस करा उसमें से सिर्फ सेल्फ कंजम्पशन के लिए काम में लिया है उसे माइनस कर दो, बचा हुआ आपका मार्केटेबल सरप्लस है जिसे आप मार्केट में बेच सकते हो, पैसा कमा सकते हो। तो इसकी वजह से फार्मर सबसिस्टेंस फार्मिंग से किस पर शिफ्ट हुआ? कमर्शियल फार्मिंग पर, कि इस बचे हुए को मार्केट में बेचकर वो पैसा कमाएगा, यानी कि कमर्शियल फार्मिंग हुई। फोर्थ इज चेंज इन फार्मर्स आउटलुक। अब फार्मर का नजरिया बदलने लगा, उसे समझ में आने लगा यार कि फार्मिंग सिर्फ सब्सिस्टेंस के लिए ही नहीं होती, कि जो बनाया है अपने घर में बना लो और घर का पेट भर लो, सेल्फ कंजम्पशन कर लो। उसे समझ में आने लगा यार इट इज अ बिजनेस, इसे मार्केट में बेचकर पैसा भी कमाया जा सकता है। तो फार्मिंग को अब सिर्फ सोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस नहीं समझा जा रहा था, फार्मिंग को समझा जा रहा था यार ये बिजनेस है, हमारे जो प्रोड्यूस है उसकी एक वैल्यू है, हम हमारे प्रोड्यूस को मार्केट में बेच के पैसा कमा सकते हैं। फिफ्थ इज सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन एंड बफर स्टॉक। जो इंडिया पहले फूड ग्रेन्स इंपोर्ट करता था, वो इस ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद में वो इंडिया क्या बन गया? सेल्फ सफिशिएंट बन गया फूड ग्रेन्स के अंदर। हम लोग फूड ग्रेन्स में क्या बन गए? आत्मनिर्भर बन गए। हम खुद हमारी कंट्री में इनफ प्रोड्यूस कर लेते हैं आज कि अपनी कंट्री का पेट भी भर रहे हैं। हम बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट भी करते हैं, हमारे बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स हम एक्सपोर्ट करते हैं, बहुत सारे स्पाइसेस एक्सपोर्ट करते हैं, बहुत सारी चीजें हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। और हम बफर स्टॉक्स भी मेंटेन करके रखते हैं, ये इमरजेंसी स्टॉक है, एक्स्ट्रा स्टॉक हम मेंटेन करके रखते हैं हमारे पास में, जिस स्टॉक को हम इमरजेंसी के टाइम पर काम में लेते हैं। जब कंट्री के अंदर कुछ नेचुरल हजार्ड्स आ जाए, भाई बाढ़ आ गई या फिर अर्थक्वेक्स वगैरह आ गए, वहां पर इन बफर स्टॉक्स को यूज करा जाता है। तो इंक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्शन की वजह से इंडिया क्या बन चुका है? सेल्फ सफिशिएंट बन चुका है फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन के अंदर। आज हम इतने सेल्फ सफिशिएंट हैं कि हम बफर स्टॉक्स मेंटेन करके रखते हैं टू यूज एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी सिचुएशंस। आ गई बात समझ में? तो ये क्या थे? बेनिफिट्स थे ग्रीन रिवॉल्यूशन के। बट देखो इसी ग्रीन रिवॉल्यूशन के कुछ लिमिटेशंस भी थे। जब बेनिफिट्स की बात आ रही है तब जम के हमें उसके बारे में अच्छाई करनी है, बट जब लिमिटेशंस लिखने हैं तो अगर आपको नहीं भी मिल रहे ना लिमिटेशंस, तो भी ढूंढ ढांड के कुछ लिमिटेशंस तो आपको बनाने ही पड़ेंगे। तो लिमिटेशंस अगर लिखने को आते हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है लिमिटेशंस लिख दो, या फिर ये आ सकता है
कि गेन्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन वर सिग्निफिकेंट बट नॉट सफिशिएंट, कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन के गेन्स थे ना ये सिग्निफिकेंट तो थे, अच्छे खासे हमें गेन्स देखने को मिले थे, बट हमारी कंट्री के लिए सफिशिएंट नहीं थे। सफिशिएंट नहीं थे मतलब कहीं ना कहीं हमें बुराई करनी है, लिमिटेशंस लिखने हैं। पहली बात तो ये लिमिटेड क्रॉप्स तक ही सीमित था, वो हम लोगों ने फेज 1 में भी देखा था कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था वो मोस्टली 2 क्रॉप्स तक सीमित था, व्हीट और राइस तक सीमित था। व्हीट और राइस का तो प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ था, बट बाकी क्रॉप्स पर इसका ऐसा असर देखने को नहीं मिला था। तो जब लिमिटेशंस आ रहे हैं तो आपको करनी है बुराई, लिखना ही है एनी हाउ। तो इसका जो सच इंक्रीज था, जितना व्हीट और राइस में इंक्रीज देखने को मिला उतना इंक्रीज हमें अदर क्रॉप्स में देखने को नहीं मिला। सेकेंड इज अनइवन स्प्रेड, ये कंट्री के हर पार्ट में प्रॉपरली स्प्रेड नहीं हो पाया था। वो एरियाज जहां पर व्हीट और राइस ग्रो करा जा रहा था वहां पर तो ये प्रॉपरली स्प्रेड हुआ, बट बहुत सारे एरियाज ऐसे थे जहां पर व्हीट और राइस ग्रो नहीं करा जा रहा था, वहां पर इसका ऐसा असर देखने को नहीं मिला। फॉर एग्जाम्पल पंजाब में इसका अच्छा खासा असर देखने को मिला, हरियाणा में इसका अच्छा खासा असर देखने को मिला, महाराष्ट्र तमिलनाडु में इसका अच्छा खासा असर देखने को मिला, बट इसका कोई इंपैक्ट देखने को नहीं मिला था बिहार में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, ईस्टर्न यूपी के अंदर इसका ऐसा कोई असर देखने को नहीं मिला। थर्ड इज लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन। लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन कैसे? HYV सीड्स महंगे आते हैं, ठीक है, सारे फार्मर्स अफोर्ड नहीं कर सकते। प्लस HYV सीड्स अगर आप यूज कर रहे हो तो मैंने पहले ही बताया आपको साथ में केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करने पड़ेंगे, आपको इंसेक्टिसाइड्स यूज करने पड़ेंगे, पेस्टिसाइड्स यूज करने पड़ेंगे, आपको प्रॉपरली अपनी फील्ड को, अपनी क्रॉप्स को इरिगेट करना पड़ेगा। बट हमारी कंट्री के अंदर मोस्टली फार्मर्स कैसे हैं? स्मॉल फार्मर्स है, बेचारे मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स है जिनके पास में खुद का पीस ऑफ लैंड तक नहीं है, वो HYV सीड्स कैसे अफोर्ड करेंगे? तो ये जो HYV सीड्स थे ये सिर्फ महंगे महंगे किसान ही अफोर्ड कर पा रहे थे। ये हमारे मार्जिनल फार्मर्स, हमारे जो बेचारे लैंडलेस फार्मर्स थे उनकी रीच से बाहर था। तो लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन के लिए इट वाज गुड, बट बेचारे हमारे लैंडलेस और स्मॉल फार्मर्स के लिए इट वाज नॉट गुड। और इसी का रीजन क्या हुआ? इकोनॉमिक डिवाइड। हमारी कंट्री 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई। जो अफोर्ड कर पा रहे थे वो किसान तो इस टेक्नोलॉजी को यूज करने लगे और दिन बर दिन और पैसे वाले हो गए। जो पैसे वाले किसान थे वो HYV सीड्स को यूज करके दिन बर दिन और पैसे वाले हो गए। और ये बेचारा फार्मर क्या करे? ये ग्रो कर रहे हैं, सब इनसे खरीदेंगे, ये बेचारा लैंडलेस फार्मर क्या करे? ये धीरे धीरे और गरीब होता गया और इसने हमारी इकोनॉमी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, रिच फार्मर्स एंड पुअर फार्मर्स, पैसे वाले किसान, और एक तरफ आ गए हमारे मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स। और इसकी वजह से ही रिच और पुअर का ये जो गैप है ये डे बाय डे बढ़ता गया। तो ये क्या थे? लिमिटेशंस थे हमारे ग्रीन रिवॉल्यूशन के। अच्छा, अब एक एग्रीकल्चर के अंदर ही लास्ट टॉपिक है, इस टॉपिक के साथ में आपका एग्रीकल्चर कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग आएंगे हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर पर। देखो एग्रीकल्चरल सब्सिडीज क्या होता है पहले समझो। सब्सिडी का मतलब क्या है? मोनेटरी हेल्प, पैसे वाली सहायता। हमारी सरकार हमारे जो बेचारे मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स हैं, जो स्मॉल फार्मर्स हैं, उन्हें मॉनेटरी हेल्प देती है। यानी कि अगर कोई बीज सपोज करो 1000 रुपए के पड़ रहे हैं तो उन्हें सरकार वही बीज प्रोवाइड कर देगी 400 रुपए में, सस्ते में देगी, ताकि उनकी भी ग्रोथ हो, या फिर उन्हें लोन देगी वो भी चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। तो सब्सिडी का मतलब होता है मॉनेटरी हेल्प देना, मॉनेटरी असिस्टेंस देना। सरकार कुछ लोगों को, जो हमारी सोसाइटी का जो वीकर सेक्शन है, बेचारे जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, उन्हें सरकार कुछ तरह की मदद देती है। फॉर एग्जाम्पल गैस सिलेंडर्स उन्हें कम रेट्स पर अवेलेबल होते हैं, उन्हें फूड ग्रेन्स कम रेट्स पर अवेलेबल होते हैं, अगर उन्हें बीज खरीदने हैं वो कम रेट्स पर मिल जाएंगे, उनका बिजली का बिल भी कम आएगा। इस तरह की मदद सरकार उन्हें देती है ताकि वो भी प्रोडक्शन कर सकें, उनकी जो प्रोडक्शन एक्टिविटी है वो भी एक्सेलरेट हो, आगे बढ़े, उन लोगों का भी डेवलपमेंट हो। तो कुछ लोग तो कहते हैं कि ये जो सब्सिडीज है ये वर्चू है, अच्छी है, होनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं वाइस है, गलत है, नहीं होनी चाहिए, बैड हैबिट है। तो हम दोनों का ओपिनियन पढ़ लेते हैं कि कुछ लोग अच्छा बताते हैं, कुछ लोग बुरा बताते हैं, क्यों बताते हैं। तो एग्रीकल्चरल सब्सिडी वाइस, कुछ लोग कहते हैं गलत है भाई, नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं ह्यूज बर्डन ऑफ गवर्नमेंट फाइनेंसेस, ह्यूज बर्डन ऑन है ये लोग क्या कहते हैं भाई, इसकी वजह से सरकार के ऊपर बहुत फाइनेंशियल बर्डन बढ़ता है, हमारी सरकार का वैसे ही इतना खर्चा ज्यादा है, अगर सरकार सब्सिडी भी देती जाएगी तो सरकार के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन बढ़ रहा है। ये वो लोग हैं जो सब्सिडीज के क्या हैं? अगेंस्ट हैं। ये लोग कहते हैं अगर सरकार सब्सिडी देती है तो सरकार के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन बढ़ रहा है, और एक्चुअली गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर इतना ज्यादा है, हमारी सरकार को कई बार दूसरे देशों से बोरोइंग्स भी करनी पड़ती हैं, तो और सरकार के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन बढ़ रहा है। तो अगर एक बार सब्सिडी दे दी, सब्सिडी देके लग रहा है फार्मर का काम हो गया, वो पर्पस फुलफिल हो गया सब्सिडी देने का, फार्मर ऊपर उठ चुका है सब्सिडी की वजह से, तो फिर सब्सिडीज को स्टॉप कर देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। दूसरा ये लोग क्या कहते हैं,
भाई सब्सिडी की वजह से दूसरे लोगों को बेनिफिट होता है, इसका मिस अप्रोप्रिएट बेनिफिट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सरकार फर्टिलाइजर्स दिलवा रही है फार्मर्स को, इंसेक्टिसाइड्स दिलवा रही है, पेस्टिसाइड्स दिलवा रही है, तो भाई अपने आप फर्टिलाइजर्स वालों का डेवलपमेंट हो रहा है, उनका बिजनेस चल रहा है। जिनसे इंसेक्टिसाइड्स खरीदे जा रहे हैं उनका बिजनेस भी चल रहा है, डेवलप हो रहा है। जिनसे पेस्टिसाइड्स खरीदे जा रहे हैं उनका बिजनेस भी ग्रो हो रहा है। तो मकसद तो क्या है कि ग्रोथ किसकी हो, फार्मर्स की हो। बट यहाँ पर हम लोग इनडायरेक्टली सरकार बेनिफिट किसको दे रही है, फर्टिलाइजर्स की फैक्ट्री को दे रही है, इंसेक्टिसाइड्स वालों को दे रही है, पेस्टिसाइड्स वालों को दे रही है। तो अदर इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट अपने आप हो रहा है। तो जो इसके टारगेट बेनिफिशियरीज थे उनके बेनिफिट के साथ में अदर लोगों का बेनिफिट अपने आप हो रहा है, तो इसलिए ये लोग इसके अगेंस्ट हैं। और लास्ट में ये लोग बोलते हैं वेस्टफुल कंजम्पशन है। ये लोग कहते हैं कि भाई ह्यूमन नेचर है, अगर हमें कोई चीज फ्री में मिल जाती है या फिर हमें कोई चीज सस्ती मिल जाती है तो हम उसे इनडिस्क्रिमिनेटली यूज करते हैं, बिना सोचा समझे यूज करते हैं। तो ये लोग वही कहते हैं कि भाई अगर आप इन लोगों को रॉ मटेरियल, बीज वगैरह ये चीजें सस्ती रेट्स पर दे दोगे, लो प्राइस पर दे दोगे, तो ये अनमाइंडफुल कंजम्पशन करेंगे, उसका बिना सोचे समझे उसे यूज करेंगे, वेस्टफुल कंजम्पशन करेंगे। तो ये वो लोग हैं जो सब्सिडीज के अगेंस्ट है, कहते हैं सरकार पे बर्डन बढ़ेगा। सरकार अगर सब्सिडीज दे रही है तो उसका फायदा दूसरे बिजनेसेस को भी हो रहा है, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स वाले बिजनेसेस को भी हो रहा है। और ये जो फार्मर्स हैं ये इन सब्सिडीज का वेस्टफुल कंजम्पशन करेंगे। अगर इन्हें कोई चीज सस्ते में या फ्री में मिलेगी तो ये बिना सोचे समझे उस चीज को यूज करेंगे। तो ये लोग अगेंस्ट थे। अब कुछ लोग कहते हैं यार सब्सिडीज जरूरी है, सब्सिडीज क्या है, वर्चू है, होनी भी चाहिए। ये लोग क्या कहते हैं, ये अपने लिए क्या रीजन देते हैं, एग्रीकल्चर इज अ रिस्की बिजनेस। ये कहते हैं भाई एग्रीकल्चर एक रिस्की बिजनेस है तो सब्सिडीज की जरूरत है, सब्सिडीज आर नीडेड। ये लोग कहते हैं एग्रीकल्चर एक रिस्की बिजनेस है, कभी भी हो सकता है किसी साल बारिश ही ना आए। अब ये चीज तो हमारे हाथ में नहीं है, तो किसानों के हाथ में नहीं है, ये तो मतलब नेचुरल बात है। किसी साल बारिश ना आए या फिर किसी साल बहुत ज्यादा बारिश आ जाए, सारी की सारी फसल खराब हो जाए, सड़ जाए, गल जाए। तो ये बोलते हैं एग्रीकल्चर एक रिस्की बिजनेस है। अब ऐसे में अगर कोई नेचुरल चीज हो जाती है, कोई हजार्ड्स आ जाते हैं, तो बेचारा गरीब फार्मर क्या करेगा, तो सब्सिडीज देनी चाहिए सरकार को, ठीक है। फिर कहते हैं अ लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स इन आवर कंट्री आर पुअर एंड डू नॉट हैव सफिशिएंट मींस टू परचेज द रिक्वायर्ड इनपुट्स, हैंस सब्सिडीज आर नीडेड। दूसरा ये लोग कहते हैं कि हमारी कंट्री के जो मोस्टली फार्मर्स है, जो मैं भी आपको बता रही हूँ, ये फार्मर्स स्मॉल फार्मर्स हैं। ये फार्मर्स बिल्कुल मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स हैं। मार्जिनलाइज्ड मतलब जिनके पास में खुद का पीस ऑफ लैंड भी नहीं है। इन लोगों को सब्सिडी देनी जरूरी है क्योंकि इनके पास में सफिशिएंट पैसा नहीं है कि ये रिक्वायर्ड इनपुट्स खरीद सके, बीज खरीद सके, फर्टिलाइजर्स वगैरह खरीद सके। सो सब्सिडीज आर नीडेड। और सबसे इंपॉर्टेंट मेन बात ये लोग क्या कहते हैं, अगर कहीं ना कहीं सब्सिडी खत्म हो जाएगी ना तो कंट्री के अंदर इनइक्वालिटी आ जाएगी। जो फार्मर्स अफोर्ड कर सकते हैं, जो खरीद सकते हैं, वो तो खरीद के डे बाय डे और पैसे वाले होते जाएंगे। बट बेचारे हमारे जो मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स है, जो गरीब फार्मर्स हैं, अगर आप उन्हें सब्सिडी नहीं दोगे तो वो कैसे इनपुट खरीदेंगे, कैसे प्रोडक्शन करेंगे, वो डे बाय डे और गरीब होते जाएंगे और हमारी कंट्री के अंदर इनइक्वालिटी आती जाएगी। रिच रिचर होता जाएगा, पुअर पुअरर होता जाएगा। सो समझ में आ गया, मैंने एग्रीकल्चर सेक्टर आपको पूरा समझा दिया कि 1950 से लेकर 1990 तक हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या चेंजेस आए। एक आए लैंड रिफॉर्म्स, जिन्हें इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। क्यों आए, ताकि कंट्री के अंदर इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम को दूर करा जा सके। और दूसरे आए हमारे टेक्निकल रिफॉर्म्स। क्यों आए, ताकि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को इंक्रीज करा जा सके, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करा जा सके। उसके अंदर हम लोगों ने पूरा का पूरा ग्रीन रिवॉल्यूशन पढ़ा, उसके एलिमेंट्स, उसका क्या फायदा था, उसके क्या डीमेरिट्स थे, सारी चीजें। अब सेकंड आ जाओ हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर पर। देखो इंडस्ट्रियल सेक्टर, जीडीपी ग्रोथ इज पॉसिबल ओनली विद द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। दिस सेक्टर प्रोवाइड स्टेबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अगर आपको अपनी कंट्री का जीडीपी इंक्रीज करना है, जीडीपी क्या है, हमारे तीनों सेक्टर्स के प्रोडक्शन को प्लस कर लो। एग्रीकल्चर सेक्टर में जो आउटपुट जनरेट करा है, प्लस इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो आउटपुट जनरेट हुआ है, और टर्शरी सेक्टर में जो आउटपुट जनरेट हुआ है, तीनों को प्लस कर दो, वो क्या है, जीडीपी। हम लोग कहते हैं भाई हमारा जीडीपी तभी इंक्रीज होगा जब हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो करेगा, ऑब्वियस सी बात है। और ये इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराता है। बहुत सारे लोग हैं जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं, इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन लेड टू डिके ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह से
ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था ना कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किस तरह से हमारी इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को बर्बाद करा था। जब ब्रिटिशर्स आए थे ना रूल करने के लिए हमारी कंट्री पर, उससे पहले जो हमारी इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी, जो हम लोग हाथ से बनाते थे, वो इंडस्ट्रीज पूरे वर्ल्ड में फेमस थी, बट ब्रिटिशर्स ने हमारी पूरी की पूरी इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को बर्बाद करा। ये सब कुछ मैंने पढ़ाया आपको चैप्टर नंबर 1 में। और इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसा था? ब्लीक ग्रोथ थी, मतलब हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर की जो ग्रोथ थी वो ब्लीक थी। ब्लीक का मतलब होता है ना के बराबर, ना के बराबर, कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही थी, हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर एकदम बैकवर्ड था। आर प्लानर्स गेव हाई प्रायोरिटी टू इंडस्ट्रियल सेक्टर, इसीलिए हमारे प्लानर्स ने हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी कि भाई एग्रीकल्चरल सेक्टर को ग्रो कर दिया, अब इंडस्ट्रियल सेक्टर को ग्रो करो, इस पर ध्यान दो। इट वॉज ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड बाय आर प्लानर्स दैट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कुड बी रियलाइज्ड ओनली थ्रू अ डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द गवर्नमेंट। अब मेन बात क्या, हमारे प्लानर्स और पॉलिटिशियंस ने बोला भाई एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो कर गया, अब हमें इंडस्ट्रियल सेक्टर पर ध्यान देना है। और हमारे प्लानर्स ने बोला कि भाई अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना है, अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर को ग्रो करना है, तो मेन रोल गवर्नमेंट का होगा। किसका होगा मेन रोल? गवर्नमेंट का। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने वाली बात है। हमारे प्लानर्स ने बोला अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ चाहते हो, इंडस्ट्रियल सेक्टर तभी डेवलप करेगा अगर मेन रोल किसका होगा? गवर्नमेंट का होगा। और गवर्नमेंट को ही क्या बोला जाता है? पब्लिक सेक्टर। क्या बोला जाता है? पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर से ना हो पाएगा, मेन रोल गवर्नमेंट का होगा, यानी कि पब्लिक सेक्टर का होगा। अब कुछ चीजें यहां पर ध्यान देना, गवर्नमेंट बोलूं चाहे मैं पब्लिक सेक्टर बोलूं चाहे मैं स्टेट बोलूं, एक ही बात है। गवर्नमेंट बोलूं चाहे मैं पब्लिक सेक्टर बोलूं चाहे मैं स्टेट बोलूं, तीनों एक ही बात है। ये तो गवर्नमेंट सेक्टर है। वहीं हम जैसे लोग जो काम करते हैं, प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट फैक्ट्रीज, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, ये सब कुछ क्या है? प्राइवेट का होता है, प्राइवेट सेक्टर का होता है। अब ऐसा क्यों बोला गया कि भाई सरकार का मेन रोल होगा? फैक्टर्स नेसेसिटेटिंग डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ये क्या रीजन था कि बोला गया भाई स्टेट का ही मेन रोल होगा, यानी कि सरकार का, पब्लिक सेक्टर का ही मेन रोल होगा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के अंदर, प्राइवेट सेक्टर से ना हो पाएगा। इसके पीछे मेन क्या क्या फैक्टर्स है, मेन क्या क्या रीजंस थे? पहला है लैक ऑफ कैपिटल। प्राइवेट सेक्टर के पास में उतनी कैपिटल ही नहीं थी, उतना पैसा ही नहीं था। अगर इंडस्ट्री खोलनी है तो आपको पता है इंडस्ट्री खोलने के अंदर ह्यूज कैपिटल लगती है यार, बहुत पैसा लगता है, और प्राइवेट सेक्टर के पास में उतना पैसा नहीं था। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नीडेड अ बिग पुश इन द फॉर्म ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर आपको इंडस्ट्रीज खोलनी है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना है, तो उसके लिए बड़े पुश की जरूरत होती है, बिग पुश की हमें रिक्वायरमेंट थी, हमें बहुत ज्यादा पैसा लगाने की जरूरत थी, और प्राइवेट सेक्टर की रीच से बाहर था इतना पैसा लगाना। इसीलिए सरकार के लिए जरूरी हुआ कि सरकार डायरेक्टली पार्टिसिपेट करे इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस के अंदर, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के पास में उतना पैसा नहीं था, देयर वाज अ लैक ऑफ कैपिटल। सेकेंड इज लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट। अगर पैसा था भी ना प्राइवेट सेक्टर के पास में, तो उन लोग वो के अंदर इतना, मतलब वो लोग एनकरेज नहीं थे कि वो पैसा लगाएं। लो इंड्यूसमेंट था, वो लोग पैसा लगाना ही नहीं चाहते थे। रीजन क्या है? प्राइवेट सेक्टर लैक्ड इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट। प्राइवेट सेक्टर के पास में मान लो अगर पैसा था भी ना, तो वो इतने एनकरेज्ड नहीं थे, इतने मोटिवेटेड नहीं थे कि वो पैसा लगाएं, वो पैसा लगाना नहीं चाहते थे। रीजन क्या है? क्योंकि मार्केट ही नहीं था, मार्केट का साइज बहुत छोटा था, लोग डिमांड ही नहीं करते थे। मतलब ऐसी कंडीशन थी कि मान लो मुझे कोई कैफे खोलना है, बट मान लो मेरे एरिया के अंदर जो लोग हैं वो गरीब हैं, वो इतनी डिमांड ही नहीं करते, उन लोगों के पास में इतना पैसा ही नहीं है, तो मैं उस एरिया में कैफे क्यों स्टैब्लिश करूंगी? नहीं करूंगी ना। तो उस टाइम पर प्राइवेट सेक्टर के पास में अगर पैसा था भी ना, तो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश नहीं करना चाहता था, क्योंकि लोगों के पास में पैसा नहीं है। अगर वो मान लो कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री स्टैब्लिश करेगा, तो लोगों के पास में पैसा ही नहीं है, तो लोग खरीदेंगे ही नहीं, उसका बिजनेस तो ठप हो जाएगा, बिजनेस चलाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये साइकिल था, लोगों की इनकम कम थी, लोगों की इनकम कम थी तो लोग डिमांड कम करते थे, डिमांड कम करते थे तो फिर प्रोडक्शन भी नहीं होगा। अगर डिमांड ही नहीं आ रही तो प्रोड्यूसर प्रोडक्शन क्यों करेगा? प्रोडक्शन करके रखेगा, उसका माल खराब होगा, क्या मतलब है? तो मार्केट का साइज छोटा था, मतलब प्रोडक्शन नहीं होता था। अब इसे देख के दूसरे लोगों के मन में कोई इन्वेस्टमेंट करने की जचती नहीं थी। अगर मान लो सपोज मेरा चैनल है, मेरा चैनल अगर चल रहा है और मैं दूसरे लोगों को बताती हूँ मेरा चैनल बढ़िया चल रहा है, तो दूसरे लोग एनकरेज होकर हो सकता है ना अपना चैनल स्टैब्लिश करे। वहीं अगर मैं दूसरे लोगों को डिमोटिवेट कर दूं, यार कुछ पैसा ही नहीं आता, नहीं चलता है, तो दूसरे लोग भी चैनल स्टैब्लिश नहीं करेंगे।
वही लोगों ने देखा यार जो ऑलरेडी मार्केट चल रहे हैं, अगर वही मार्केट नहीं चल पा रहे हैं, उनके प्रोडक्ट की ही डिमांड नहीं है, तो दूसरे लोगों के मन में भी आ गया हम लोग भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। तो वही है, लो इन्वेस्टमेंट थी, अगेन लो इन्वेस्टमेंट है तो इनकम कम है, इनकम कम है तो डिमांड कम है, तो ऐसा साइकिल चल रहा था। थर्ड इज ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। अब देखो, एक होता है प्राइवेट सेक्टर यानी कि हम लोग, प्राइवेट इंडिविजुअल्स, और एक होता है पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर। थ्योरेटिकल बात करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर का मेन मकसद क्या होता है? सोशल वेलफेयर। क्या होता है मेन मकसद? सोशल वेलफेयर। गवर्नमेंट इसलिए काम करती है ताकि सोशल वेलफेयर हो सके, सस्ते में लोगों को चीजें दें ताकि जो गरीब लोग हैं उनका भी डेवलपमेंट हो सके। वहीं प्राइवेट सेक्टर का मेन मकसद क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ये अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के बारे में सोचते हैं। हमारी सरकार ने बोला हमें ग्रोथ तो चाहिए, बट हमें ऐसी ग्रोथ चाहिए जिसमें सोशल जस्टिस भी हो, यानी कि जिसकी वजह से हमारे जो सोसाइटी का वीकर सेक्शन है, जो बैकवर्ड लोग हैं, उनका भी डेवलपमेंट हो सके। अगर हम लोगों ने प्राइवेट सेक्टर के हाथों में सब कुछ दे दिया तो प्राइवेट सेक्टर तो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए काम करेगा, हमारे जो गरीब लोग हैं, जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी का, उनका वेलफेयर तो हो ही नहीं पाएगा। हमें ऐसी ग्रोथ चाहिए जिसमें सोशल जस्टिस भी हो, और सोशल वेलफेयर का काम कौन करता है? पब्लिक सेक्टर। इसलिए बोला गया कि भाई पब्लिक सेक्टर का जो रोल है वो मेन होगा इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर। ग्रोथ विद सोशल जस्टिस हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था 5 ईयर प्लान्स का। ये ऑब्जेक्टिव तभी अचीव हो सकता था अगर स्टेट का मेन रोल हो इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस के अंदर, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से मतलब है, उसे सोशल वेलफेयर से, सोशल जस्टिस से कोई मतलब नहीं है। तो ये था फैक्टर्स जिसकी वजह से ऐसा लगा कि भाई पब्लिक सेक्टर यानी कि स्टेट यानी कि गवर्नमेंट का मेन रोल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के पास में पैसा नहीं था, पैसा था भी तो वो लोग इन्वेस्ट करने के लिए मोटिवेटेड नहीं थे, एनकरेज्ड नहीं थे, और सरकार चाहती थी कि ग्रोथ हो किसके साथ में? सोशल जस्टिस के साथ में, कि जो वीकर सेक्शन है उनकी भी ग्रोथ हो, उनका भी डेवलपमेंट हो। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इसी से, इंडस्ट्रियल सेक्टर से, हमारा इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956, आईपीआर 1956। देखो, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 इंडिपेंडेंस के बाद में जो पहला आईपीआर था वो कौन सा था? इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1948। ये था सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956, याद रखना है। फर्स्ट था इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1948, ये है सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956। ये मेन है, यहां से 100% एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। क्या है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956? ये कुल मिला के यही कहता है, हमारी सरकार ने क्लियरली डिक्लेयर कर दिया कि भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर, इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है अगर बहुत सारी इंडस्ट्रीज खोलनी है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना है, तो उसमें मेन रोल सरकार का होगा। क्या था? क्लियर डिक्लेरेशन था, सरकार ने क्लियरली डिक्लेयर करा था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस में मेन रोल किसका होगा? सरकार का होगा, गवर्नमेंट का होगा, प्राइवेट से ना हो पाएगा। तो आईपीआर 1956, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 was a clear declaration of the government. गवर्नमेंट ने क्लियरली डिक्लेयर करा ऑन द लीडिंग रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस के अंदर गवर्नमेंट का मेन रोल होगा, लीडिंग रोल होगा, यानी कि मेन रोल किसका होगा? पब्लिक सेक्टर का होगा, यानी कि स्टेट का होगा। इट वॉज माइलस्टोन ऑफ अचीविंग ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, और अगर मेन रोल सरकार का होगा तो ग्रोथ तो होगी ही, और ग्रोथ के साथ में सोशल जस्टिस भी होगी, क्योंकि पब्लिक सेक्टर का मेन मोटिव क्या होता है? सोशल वेलफेयर। तो ये समझ में आ गया आईपीआर 1956 क्या था, कि हमारी सरकार ने क्लियरली डिक्लेयर करा कि हमारी कंट्री के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस के अंदर, इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ के अंदर जो मेन रोल होगा वो गवर्नमेंट का होगा, सरकार का होगा, ताकि ग्रोथ भी हो और ग्रोथ के साथ में सोशल जस्टिस भी हो, सोशल वेलफेयर मेन मकसद हो। अब इस आईपीआर के 3 प्रिंसिपल एलिमेंट्स थे, 3 मेन एलिमेंट्स से ध्यान रखने हैं। पहला है 3-fold क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। क्या? 3-fold क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। दूसरा है इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, और तीसरा है इंडस्ट्रियल कंसेशन। साथ साथ में याद रखना आईपीआर 1956 के 3 एलिमेंट्स है। कौन सा है? पहला 3-fold क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। जितनी भी इंडस्ट्रीज थी उन्हें 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा गया। कौन कौन सी इंडस्ट्रीज? पहला, दोज विच कुड बी एस्टैब्लिश्ड एंड डेवलप्ड एज पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। पहली कैटेगरी में वो सारी इंडस्ट्रीज गई जो सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही एस्टैब्लिश कर सकता था। मतलब पहली कैटेगरी में वो सारी इंडस्ट्रीज गई जो सिर्फ सरकार ही एस्टैब्लिश कर सकती है, प्राइवेट सेक्टर एस्टैब्लिश नहीं कर सकता। एक्सक्लूसिवली पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व है। 3 इंडस्ट्रीज आती है इसमें।
एक आती है एटॉमिक एनर्जी की, दूसरी आती है डिफेंस की और तीसरी आती है रेलवेज। पता है ना, रेलवेज आज भी सरकार का है, डिफेंस पूरा सरकार का है। तो पहली कैटेगरी में कौन सी इंडस्ट्रीज गई? वो इंडस्ट्रीज जो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व है। ये इंडस्ट्रीज पब्लिक सेक्टर ही स्टैब्लिश कर सकता है, प्राइवेट सेक्टर स्टैब्लिश नहीं कर सकता। 3 इंडस्ट्रीज आती हैं इसमें, एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस एंड रेलवेज। ठीक है। सेकेंड कैटेगरी में वो इंडस्ट्रीज आती हैं जो पब्लिक सेक्टर भी स्टैब्लिश कर सकता है, यानी कि सरकार भी स्टैब्लिश कर सकती है, और हम जैसे लोग प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी स्टैब्लिश कर सकते हैं। बट पब्लिक सेक्टर का यानी कि सरकार का रोल क्या होगा? मेन होगा। ये समझ लो, पब्लिक सेक्टर का जो रोल है वो क्या होगा? मेन होगा। मेन का मतलब होता है प्राइमरी रोल। ध्यान रखना, पब्लिक सेक्टर का जो रोल है वो मेन होगा, सरकार का रोल मेन है, प्राइमरी है। वहीं जो प्राइवेट सेक्टर है, हम जैसे इंडिविजुअल्स हैं, उन प्राइवेट सेक्टर का जो रोल है वो सेकेंडरी होगा, बाद का रोल होगा। याद रहेगा, पहली कैटेगरी में वो इंडस्ट्रीज आई जो सिर्फ सरकार ही स्टैब्लिश कर सकती है, एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस एंड रेलवेज। तो यहाँ पर भी सरकार का ही पलड़ा भारी है। यहाँ पर वो इंडस्ट्रीज आई जो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों स्टैब्लिश कर सकते हैं, बट स्टिल पब्लिक सेक्टर का ही रोल मेन रोल होगा, प्राइमरी होगा। प्राइवेट सेक्टर का रोल क्या होगा? सेकेंडरी रोल होगा, बाद का रोल होगा। इसके बाद में फर्स्ट और सेकंड के अलावा जितनी भी इंडस्ट्रीज बचती हैं वो आ जाती हैं हम लोगों के अंडर, यानी कि प्राइवेट सेक्टर के अंडर। तो पहला समझ में आ गया, 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज को 3 हिस्से में डिवाइड करो। पहली इंडस्ट्रीज जो सिर्फ पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व थी, दूसरी जो पब्लिक और प्राइवेट दोनों के लिए थी, बट पब्लिक का रोल मेन, प्राइवेट का रोल सेकेंडरी, और तीसरी में बची कुछ इंडस्ट्रीज जो प्राइवेट सेक्टर भी स्टैब्लिश कर सकता है। सेकेंड एलिमेंट क्या है? इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। बोला गया कि अगर प्राइवेट सेक्टर को इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करनी है तो प्राइवेट सेक्टर को लाइसेंस लेना पड़ेगा सरकार से। क्या बोला गया? अगर पब्लिक सेक्टर को, सॉरी प्राइवेट सेक्टर को, पब्लिक तो गवर्नमेंट का ही है, अगर प्राइवेट सेक्टर को इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करनी है तो उसे सरकार से लाइसेंस लेना पड़ेगा। इवन एस्टैब्लिश क्या, अगर ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड इंडस्ट्री है उसे थोड़ा सा एक्सपैंड भी करना है और बढ़ाना भी है तो भी सरकार से लाइसेंस लेना पड़ेगा। और इस लाइसेंसिंग पॉलिसी के पीछे मेन कारण क्या था? कंट्री के अंदर इक्वालिटी को प्रमोट करना और कंट्री का जो बैकवर्ड एरिया था उसे डेवलप करना। अच्छा, लाइसेंस से बैकवर्ड एरिया कैसे डेवलप होगा? सरकार ने बोला अगर आप बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करना चाहते हो, बैकवर्ड मतलब पिछड़ा हुआ एरिया, अगर आप बैकवर्ड और रिमोट एरिया में इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करना चाहते हो तो हम आपको इजीली लाइसेंस दे देंगे, हम लाइसेंस इशू कर देंगे आपको लिबरली, यानी कि आराम से लाइसेंस दे देंगे। वहीं अगर आप पॉश एरिया में इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करना चाहते हो तो सरकार आपको लाइसेंस देने में बहुत सारे नाटक करेगी, बहुत सारी चेकिंग वगैरह करेगी, आनाकानी करेगी। तो ये लाइसेंसिंग सिस्टम क्यों आया? ताकि बैकवर्ड एरियाज का डेवलपमेंट हो सके। सरकार ने एनकरेज करा भाई लोगों को कि अगर आप बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करोगे ना तो हम आपको आराम से लाइसेंस दे देंगे, बट अगर आप पॉश एरिया में इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करोगे ना तो हम आपको लाइसेंस देने में नाटक करेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ इसके पीछे एक मकसद था ताकि बैकवर्ड एरियाज का डेवलपमेंट हो सके। अ लाइसेंस वाज नीडेड फॉर एस्टैब्लिशिंग न्यू एंटरप्राइज, नया एंटरप्राइज खोलने के लिए भी लाइसेंस चाहिए। इवन अगर एग्जिस्टिंग एंटरप्राइज है तो उसे एक्सपेंड करने के लिए भी लाइसेंस की रिक्वायरमेंट थी। तीसरा, इंडस्ट्रियल कंसेशंस। कंसेशंस मतलब अगर आपको कोई चीज सस्ते में मिल जाए या फिर अगर आपको कोई चीज फ्री में मिल जाए, वो क्या है? कंसेशन है, फायदा है। प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को बोला गया अगर आप बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री खोलोगे ना तो हम आपको कुछ कंसेशंस देंगे, यानी कि कुछ फायदे देंगे, कुछ बेनिफिट्स देंगे। फायदे क्या होंगे? टैक्स हॉलीडे, आपको शुरुआत के 3 साल तक टैक्स ही नहीं देना पड़ेगा। तो लोग एनकरेज होकर बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री खोलेंगे ना। मतलब कुछ एरियाज को डिक्लेयर करा था कि ये बिल्कुल बैकवर्ड एरियाज है, जिन एरियाज को बोला जाता है सेस, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अगर आप इन एरियाज में, इन बैकवर्ड एरियाज में इंडस्ट्री खोलोगे तो हम आपको टैक्स हॉलीडे दे देंगे, आपसे 3 साल तक, 5 साल तक हम टैक्स ही नहीं लेंगे। और दूसरा बोला गया सब्सिडाइज्ड पावर सप्लाई। आपको होता है फैक्ट्रीज के अंदर मेन रोल पड़ता है पावर का, बिजली का बिल अच्छा खासा आता है। सरकार ने बोला अगर आप बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री खोलोगे तो हम आपको पावर सप्लाई सब्सिडाइज्ड रेट्स पर देंगे, यानी कि कम रेट्स पर देंगे। अगर किसी और का बिल 10,000 रुपए का बनता है तो आपका बिल तो हम सिर्फ 3,000 रुपए का ही बनाएंगे। हम आपको टैक्स भी नहीं लेंगे आपसे, कुछ टाइम के लिए हम आपको टैक्स हॉलीडे भी देंगे और आपको पावर की सप्लाई देंगे, वो भी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। तो ये था आईपीआर, याद रहेगा। सरकार ने डिक्लेयर करा कि भाई अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस के अंदर मेन रोल किसका होगा? सरकार का होगा, ताकि ग्रोथ के साथ में सोशल जस्टिस भी हो। इसके 3 मेन एलिमेंट्स याद रखना। 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज की इंडस्ट्रीज को 3 हिस्सों में डिवाइड करा गया, पब्लिक,
सेकंड आई पब्लिक प्राइवेट दोनों, पब्लिक का रोल मेन और प्राइवेट का रोल सेकेंडरी, और बची कुछ इंडस्ट्रीज आ गई प्राइवेट सेक्टर के अंडर। सेकंड इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, कि अगर आपको इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश करनी है या फिर एक्सपैंड करनी है तो लाइसेंस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, बट अगर आप बैकवर्ड एरिया में एस्टैब्लिश करते हो तो हम आपको लाइसेंस लिबरली इशू कर देंगे, बट पॉश एरिया के अंदर हम आपसे थोड़ा आनाकानी करेंगे। थर्ड इंडस्ट्रियल कंसेशंस, अगर आप बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करते हो तो हम आपको कुछ कंसेशंस यानी कि फायदे देंगे। फॉर एग्जांपल टैक्स हॉलीडे दे देंगे, आपको जो पावर सप्लाई है वो सब्सिडाइज्ड रेट पर मिल जाएगी। आगे देखो एक और आता है, ये तो हम लोगों ने देख लिया हमारा आईपीआर। अब बात करते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की। देखो एक तो होती है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, क्या होती है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, और एक होती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज मतलब बड़ी इंडस्ट्रीज, है ना। ये बड़ी इंडस्ट्रीज क्यों एस्टैब्लिश करी जाती हैं, ताकि कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो, कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो। वहीं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बहुत ही छोटी इंडस्ट्रीज होती हैं जहां पर इतना ज्यादा कैपिटल का यूज नहीं होता, यानी कि मशीनों का इतना यूज नहीं होता। यहां पर ज्यादा से ज्यादा यूज किसका होता है, लेबर का, लेबर की हेल्प से काम होता है। तो अगर लेबर का यूज होगा तो ऑब्वियस ही बात है ये कंट्री के अंदर क्या प्रोवाइड करेगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है। तो एक होती है बड़ी इंडस्ट्रीज, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, फॉर एग्जांपल टाटा वगैरह हो गई, ये लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं। इनकी वजह से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होता है, इनका हमारी जीडीपी के अंदर एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। वही छोटी छोटी सी इंडस्ट्रीज के अंदर एक तो कम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट लगती है, प्लस यहाँ पर ज्यादा काम मशीनों से नहीं होता, लेबर से होता है, तो ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करती हैं। The process of industrialization has two broad dimensions. इंडस्ट्रियलाइजेशन के दो ब्रॉड डायमेंशंस है। पहला है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की ग्रोथ हो। अगर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की ग्रोथ होगी तो अपने आप कंट्री के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज डेवलप होंगी, कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा। वहीं अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा काम लेबर की हेल्प से होता है, अपने आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होंगी और कंट्री के अंदर इक्विटी आएगी। इक्विटी से क्या मतलब है, देखो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हर कोई स्टैब्लिश नहीं कर सकता, बहुत पैसा लगता है, बहुत इन्वेस्टमेंट लगती है, बट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कोई भी स्टैब्लिश कर सकता है कम पैसा लगा के। तो अगर छोटे छोटे से लोग जिनके पास में इतना पैसा नहीं है वो भी अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश करेंगे तो उनकी भी ग्रोथ होगी, वो भी आगे बढ़ेंगे, तो कंट्री के अंदर अपने आप क्या होगी, इक्विटी आएगी, इक्वालिटी जनरेट होगी। होती क्या है ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, देखो आज के टाइम की डेफिनेशन बता रही हूं। A small scale industry is one in which fixed investment is less than 10 करोड़। Small scale industry वो इंडस्ट्री है जिसमें फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जो है, जो फिक्स्ड असेट्स में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, वो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए 10 करोड़ से कम। कितनी, 10 करोड़ से कम। और जिसका एनुअल टर्नओवर यानी कि जो एक साल की सेल्स है, टर्नओवर का मतलब क्या होता है, सेल्स, सेल्स मतलब प्रॉफिट नहीं होता, सेल्स का मतलब जितने में माल बेचा, उसमें जितने में माल बेचा उसमें से जब कॉस्ट को हटाते हैं, जो हमारी कॉस्ट आई थी, तब प्रॉफिट मिलता है। तो मैं प्रॉफिट की बात नहीं कर रही, यहाँ पर टर्नओवर की बात हो रही है, यानी कि सेल्स की बात हो रही है, जितने में माल को बेचा है। टर्नओवर होना चाहिए 50 करोड़ से कम, तो वो बिजनेस कहलाएगा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। क्या समझे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जिसके अंदर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए, 10 करोड़ से कम। 10 करोड़ से अगर ज्यादा है तो वो स्मॉल स्केल नहीं मानी जाएगी। और जिसका एनुअल टर्नओवर, एक साल का जो टर्नओवर है, वो होना चाहिए 50 करोड़ से कम। अगर 50 करोड़ से ज्यादा है तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर नहीं आता, वो मीडियम स्केल के अंदर आ जाता है। बट प्लानिंग के टाइम पर जब हम लोगों ने प्लानिंग की शुरुआत करी थी, यानी कि मैं बात कर रही हूँ 1950 की बात कर रही हूँ, उसी टाइम पर इस स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की डेफिनेशन कुछ और थी। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वो मानी जाती थी जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट होती थी सिर्फ 5 लाख तक की। अगर 5 लाख तक की इन्वेस्टमेंट है, बस 5 लाख तक की, तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। बट अगर 5 लाख से ज्यादा है तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में नहीं आता, वो मीडियम स्केल में आ जाता है, लार्ज स्केल में आ जाता है। तो उस टाइम पे तो ये थी कि 5 लाख तक की इन्वेस्टमेंट है तो स्मॉल स्केल है। अब हमारी कंट्री ग्रो कर गई है तो लिमिट बढ़ गई है, 10 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट है और टर्नओवर 50 करोड़ तक का है, देन इट इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। द टास्क फॉर प्रमोटिंग रूरल डेवलपमेंट, अच्छा ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। इस पॉइंट से मैंने इस लेक्चर के एंड में आपको जो होमवर्क क्वेश्चंस दिए हैं उसके अंदर एक क्वेश्चन दिया है इस पॉइंट से, प्लस इस पॉइंट से आपके सैंपल पेपर के अंदर भी वो क्वेश्चन है जो क्वेश्चन मैंने लास्ट में ऐड करा है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना, आपको आंसर्स बताने हैं मुझे लास्ट में कमेंट्स में। द टास्क फॉर प्रमोटिंग रूरल डेवलपमेंट विद द हेल्प ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कि भाई रूरल डेवलपमेंट हो कंट्री के अंदर, वो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की सहायता
सहायता से, इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की सहायता से ये टास्क, ये काम किसे सौंपा गया था? कार्वे कमेटी को। किसे सौंपा गया था ये काम? कार्वे कमेटी को। कब की बात है? 1955। याद रखना, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हो ताकि रूरल डेवलपमेंट हो सके, ये काम किसे सौंपा गया था? कार्वे कमेटी को। ईयर कौन सा है? 1955। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के मैं आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही हूँ। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब विशेषता, कि क्या होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में। बट इन कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ साथ में आपको ये भी समझ में आएगा कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की क्या रोल है, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। कैरेक्टरिस्टिक के साथ में इनकी इंपॉर्टेंस अटैच है। जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या है? लेबर इंटेंसिव है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लेबर इंटेंसिव है। लेबर इंटेंसिव का मतलब होता है, जो बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं वो होती है कैपिटल इंटेंसिव। क्या होती है? कैपिटल इंटेंसिव, कि प्रोडक्शन करने के लिए ज्यादा से ज्यादा कैपिटल का यूज करना होगा, मशीन्स का यूज करना होगा, मशीनों से प्रोडक्शन होगा। वहीं एक होती है लेबर इंटेंसिव, कि प्रोडक्शन करने के लिए जब ज्यादा से ज्यादा लेबर को यूज करते हैं, कैपिटल को यूज ना करके, मशीनों को यूज ना करके, जब लेबर को ज्यादा यूज करा जाता है उसे बोला जाता है लेबर इंटेंसिव। तो ये तो क्या है? कैरेक्टरिस्टिक है। एंड देयरफॉर एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली, और ये बन गई इसकी रोल और इंपॉर्टेंस। ये लेबर इंटेंसिव है, इसीलिए ये एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली है। लेबर इंटेंसिव है, ज्यादा से ज्यादा लेबर का यूज हो रहा है, तो अपने आप कंट्री के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो रही है ना। टू प्रोड्यूस अ गिवन आउटपुट, जो भी आउटपुट है वो प्रोड्यूस करने के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लेबर को यूज करती हैं कैपिटल से ज्यादा, और इसी की वजह से ये कंट्री के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करती हैं। पहले नंबर पर एग्रीकल्चर सेक्टर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करता है, दूसरे नंबर पर आती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो कंट्री के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करती हैं। सेकंड क्या है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज शोस लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी। ये कैरेक्टरिस्टिक है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी शो करती हैं। इसका मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को कहीं पर भी एस्टैब्लिश किया जा सकता है। देखो, जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है, जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, वो वहीं सेटअप करी जाती हैं जहां पर उनका रॉ मटेरियल इजीली मिल रहा है, क्योंकि वहां पर बहुत सारा प्रोडक्शन होता है। बट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को आप कहीं पर भी सेटअप कर सकते हो, इवन बैकवर्ड और रिमोट एरियाज में भी सेटअप कर सकते हो, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर कोई बहुत अच्छे रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जो लोकली अवेलेबल रॉ मटेरियल है वही यूज करा जाता है, और इसी की वजह से इक्वालिटी जनरेट होती है। इक्वालिटी ओरिएंटेड है। इक्वालिटी का मतलब है एरिया वाइज इक्वालिटी, कि हर एरिया का डेवलपमेंट होगा। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज सिर्फ कहां स्टैब्लिश होंगी? जहां पर उनका रॉ मटेरियल इजीली मिल रहा है, जबकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को आप कहीं पर भी सेटअप कर सकते हो, बैकवर्ड एरियाज में भी स्टैब्लिश कर सकते हो। तो बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ होगी। बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ मतलब हर एरिया का डेवलपमेंट होगा। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज से पॉश एरियाज का डेवलपमेंट हो रहा है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से हमारे बैकवर्ड एरियाज का डेवलपमेंट हो रहा है। लास्ट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज नीड स्मॉल इन्वेस्टमेंट। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री अगर आपको खोलनी है तो कम इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के लिए बहुत सारी कैपिटल लगती है, बहुत सारी मशीन्स लगती है, बहुत सारा पैसा लगता है। बट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए इतना पैसा नहीं लगता। वो जो लिमिट थी ना, वो भी मैक्सिमम लिमिट थी। आपके पास में पैसा नहीं है तो आप लाखों में भी लगा सकते हो, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, कम भी लगा सकते हो, तो मैक्सिमम लिमिट है। तो यहाँ पर आप कम पैसा लगा सकते हो। तो ये इक्विटी ओरिएंटेड है भाई, कि सब लोगों का डेवलपमेंट होगा। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर कम इन्वेस्टमेंट की जरूरत है एज कंपेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। सो इट डज नॉट लीड टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े बड़े पैसे वाले लोग ही इंडस्ट्री खोल के बैठे हैं, छोटे छोटे लोग भी अपनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खोल सकते हैं। तो अपने आप सब लोगों के पास में पैसा रहेगा, कंट्री के अंदर इक्वालिटी प्रमोट होगी, कंट्री के सारे सेक्शंस की ग्रोथ होगी, रिचर सेक्शन की भी ग्रोथ होगी, पुअर सेक्शन की भी ग्रोथ होगी। तो ये क्या है? इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसके साथ में इसका रोल और इंपॉर्टेंस अटैच है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करती हैं, तो कंट्री के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होंगी। लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी है, कहीं पर भी सेटअप करा जा सकता है, तो अपने आप बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ होगी। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर कम इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, तो छोटे लोग जिनके पास में कम पैसा है, जो ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, वो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो इट प्रमोट्स इक्वालिटी और पूरे के पूरे सारे सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा। अब देखो, 2 हम लोगों ने कर लिए। सबसे पहले मैंने आपको पूरा का पूरा एग्रीकल्चर करवाया, फिर मैंने आपको पूरा का पूरा इंडस्ट्री वाला करवा दिया। इंडस्ट्री के अंदर मैंने आपको मेन बातें कौन कौन सी बताई, कि पब्लिक सेक्टर का मेन रोल क्यों हो, कौन कौन से फैक्टर्स थे, प्राइवेट सेक्टर के बस की क्यों नहीं थी। साथ में मैंने आपको बताया पूरा का पूरा IPR, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, इनका क्या रोल है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्री हो गया। अब लास्ट आता है ट्रेड। ट्रेड मतलब क्या होता है? व्यापार।
मतलब सेल और परचेस, यही क्या है, ट्रेड है। और यहाँ पर हम मेनली बात करें फॉरेन ट्रेड की, जब हम दूसरी कंट्रीज को कुछ सेल करते हैं मतलब एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और जब दूसरी कंट्रीज से कुछ परचेस करते हैं उसे क्या बोला जाता है, इंपोर्ट बोला जाता है। तो यहाँ पर हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करेंगे, दैट इज ट्रेड। और इसी ट्रेड में सबसे मेन बात करेंगे हम इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की 1950 से 1990 में हमारे फॉरेन ट्रेड के अंदर क्या क्या हुआ, क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या हम लोगों ने करा। इंडिया अडॉप्टेड द स्ट्रैटेजी ऑफ इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। पहली बात तो इंडिया ने इस पीरियड के अंदर कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाई, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की स्ट्रैटेजी अपनाई, जिसे बोला जाता है इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी। ध्यान से समझना, इस पीरियड के अंदर इंडिया ने कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाई, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की स्ट्रैटेजी अपनाई, जिसे बोला जाता है इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी। इसका मतलब क्या है, हम लोगों ने क्या करा कि जिन चीजों का हम इंपोर्ट कर रहे थे, इंपोर्ट मतलब दूसरी कंट्री से परचेस करना, जिन चीजों का हम लोग इंपोर्ट कर रहे थे, हम लोगों ने क्या करा कि जिन चीजों का हम इंपोर्ट कर रहे हैं क्यों ना वैसा का वैसा प्रोडक्ट हम हमारी कंट्री में बना लें, क्यों ना वैसा का वैसा प्रोडक्ट यानी कि उसी का सब्सटीट्यूट, सब्सटीट्यूट मतलब वैसा का वैसा दिखने वाला प्रोडक्ट हम हमारी कंट्री में बना लें तो हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसी स्ट्रैटेजी इंडिया ने अपनाई थी इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की, कि जिन चीजों का इंपोर्ट कर रहे हैं सेम उन्हीं का जैसा क्लोज सब्सटीट्यूट, वैसा का वैसा प्रोडक्ट खुद की कंट्री में बनवा लो ताकि हमें इंपोर्ट ना करना पड़े। देखो होता क्या है, जब हम इंपोर्ट करते हैं, ये समझना जितना भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का खेल है वो यूएस डॉलर में होता है। अगर हम किसी कंट्री से कुछ इंपोर्ट करते हैं तो हमें उस कंट्री को पे करना पड़ेगा, चाहे कोई भी कंट्री हो। हम उसे क्या पे करेंगे, अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं हम उसे क्या पे करेंगे, यूएस डॉलर। और इसी यूएस डॉलर को बोला जाता है फॉरेन करेंसी। क्या बोला जाता है, फॉरेन करेंसी। और जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, जब हम किसी कंट्री को हमारा प्रोडक्ट बेच रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो सामने वाली कंट्री भी हमें पे करेगी, वो कंट्री भी हमें क्या पे करेगी, यूएस डॉलर पे करेगी, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज। तो जब भी मैं फॉरेन एक्सचेंज की बात करती हूँ मतलब मैं बात किसकी कर रही हूँ, यूएस डॉलर की बात कर रही हूँ। तो हम लोगों ने सोचा यार इंपोर्ट करते हैं तो हमारा फॉरेन करेंसी जाती है, हमारा यूएस डॉलर जाता है, फॉरेन एक्सचेंज जाता है, तो क्यों ना क्यों वैसा का वैसा प्रोडक्ट हम हमारी कंट्री के अंदर बना ले तो हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। दिस इज नोन एज इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन या फिर इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी। नीचे वही लिखा है, ये पॉलिसी थी रिलायंस ऑन इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन करेंगे, जिन चीजों का इंपोर्ट करें वैसा का वैसा प्रोडक्ट हमारी खुद की कंट्री के अंदर बनाएंगे। and protection of domestic industry through import restrictions and import duty। और हम हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को, हमारी कंट्री की जो खुद की इंडस्ट्रीज है उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे फॉरेन कंपटीशन से। कैसे, इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन से। हम इंपोर्ट पर रेस्ट्रिक्शंस लगा देंगे, यानी कि हम इंपोर्ट पर रेस्ट्रिक्शंस कैसे लगाएंगे, हम इंपोर्ट पर टैक्सेस लगा देंगे बहुत ज्यादा। अगर टैक्सेस बहुत ज्यादा लगाएंगे तो हमारी कंट्री वाले लोग इंपोर्ट ही नहीं करेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने हमारे इंपोर्ट्स पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए, इंपोर्ट्स पर एक्स्ट्रा टैक्सेस लगाए, कोटास फिक्स कर दिए कि आप इतना ही इंपोर्ट कर सकते हो, इससे ज्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकते। कुल मिला के हमने हमारी इकोनॉमी को कैसा कर लिया, क्लोज इकोनॉमी कर लिया, ना एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना इंपोर्ट कर रहे हैं। इंपोर्ट में मैंने आपको बताई दिए, रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए, वैसा का वैसा प्रोडक्ट खुद की कंट्री में बना लेंगे, बहुत ज्यादा टैक्सेस लगा दिए, कोटा फिक्स कर दिए कि इतना ही इंपोर्ट कर सकते हो, सिर्फ नेसेसिटी वाला आइटम ही इंपोर्ट कर सकते हो, बाकी इंपोर्ट नहीं कर सकते। प्लस हम एक्सपोर्ट भी नहीं कर रहे थे, एक्सपोर्ट करने में हमें डर लग रहा था। हम देख रहे थे यार अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे तो क्या पता हमारा प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में सर्वाइव ही ना कर पाए। आज ऐसा नहीं है, आज तो क्या है, एक्सपोर्ट करो, अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो वो मार्केट में सर्वाइव करेगा। इट इज लाइक सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। बट हम लोगों को डर लग रहा था, ना इंपोर्ट कर रहे थे ना एक्सपोर्ट कर रहे थे, ऐसी हमारी स्ट्रैटेजी थी। It implies domestic production of those goods which the country has been importing from rest of the world. This is the strategy to save foreign exchange. Domestic industry is often protected from foreign competition through import restrictions and import duties. वही लिखा है, जिन चीजों का इंपोर्ट करा जा रहा था पहले सेम उन्हीं का जैसा क्लोज सब्सटीट्यूट खुद की कंट्री में बनाया गया ताकि हमारा फॉरेन एक्सचेंज बचे, क्योंकि इंपोर्ट करते हैं तो फॉरेन करेंसी जाती है, हमें यूएस डॉलर पे करना पड़ता है। हम लोगों ने हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करा फॉरेन कंपटीशन से। कैसे, ना एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना इंपोर्ट, इंपोर्ट पर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए, कोटास फिक्स कर दिए कि इतना ही इंपोर्ट करेंगे जो नेसेसिटी वाला आइटम है, इससे ज्यादा इंपोर्ट नहीं करेंगे। और इंपोर्ट पर बहुत ज्यादा ड्यूटीज लगा दी। ड्यूटीज का मतलब होता है टैक्सेस। ऑब्वियस ही बात है, अगर इंपोर्ट पर टैक्सेस ज्यादा लग जाएंगे तो वो जो चीज है महंगी हो जाएगी, हम लोग नहीं करेंगे, इंपोर्ट नहीं खरीदेंगे। तो इस तरह से डोमेस्टिक प्रोडक्शन करा, हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करा। This foreign exchange was to be utilized for developmental imports such as import of such plants and machines which cannot be produced in domestic market due to lack of technology। और क्या करा गया, इस तरह से फॉरेन करेंसी बचाई गई इंपोर्ट ना करके
और उस फॉरेन करेंसी को यूज करा गया, उस फॉरेन एक्सचेंज को यूज करा गया डेवलपमेंटल इंपोर्ट्स के लिए। यानी कि उस पैसे से हम लोगों ने क्या मंगाए, प्लांट्स और मशीनरीज इंपोर्ट करे दूसरे देशों से, जो वाकई में हमारी कंट्री प्रोड्यूस नहीं कर पा रही थी ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। समझ में आया? हर चीज के लिए इंपोर्ट मत करो, पैसे को बचाओ, फॉरेन करेंसी को बचाओ, और उस पैसे से मशीन्स और प्लांट्स खरीदे गए जो वाकई में हमारी कंट्री नहीं बना पा रही थी ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। Government prefer to economize foreign exchange by adopting import substitution rather than maximize the generation of foreign exchange through export promotion। देखो हमारी सरकार ने क्या समझा कि import substitution करके foreign exchange को economize करेंगे, यानी कि बचाएंगे, हमारी foreign currency को बचाएंगे। हमारी सरकार ने ये नहीं सोचा कि यार हम export अगर करेंगे तो भी तो फॉरेन करेंसी आएगी। हमारी सरकार ने ये सोचा इंपोर्ट ना करके फॉरेन करेंसी को बचा लो, ये नहीं सोचा कि बल्कि बचाने की बजाय हम और फॉरेन करेंसी कमा सकते हैं एक्सपोर्ट करके। तो इकोनॉमाइज करने के बारे में सोचा, फॉरेन करेंसी को बचाने के बारे में सोचा, फॉरेन करेंसी को जनरेट करने के बारे में तो सोचा ही नहीं कि यार एक्सपोर्ट करके भी हम लोग फॉरेन करेंसी कमा सकते हैं। द गवर्नमेंट वांटेड टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री। सरकार हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाना चाहती थी फॉरेन कॉम्पिटिशन से, क्योंकि मन में एक डर था कि हमारा प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो ना हम एक्सपोर्ट कर रहे थे ना हम इंपोर्ट कर रहे थे। अब किस तरह से बचा रही थी? फॉर्म्स ऑफ प्रोटेक्शन। पहला तो टैरिफ, टैरिफ का मतलब होता है टैक्सेस, टैक्सेस लगा दिए गए थे। टैरिफ इज अ ड्यूटी ऑन इंपोर्टेड कमोडिटी। जब हम गुड्स इंपोर्ट करते हैं उस पे जो ड्यूटी लगती है, ड्यूटी का मतलब होता है टैक्सेस, उन टैक्सेस को बोला जाता है टैरिफ। क्या समझे? जब हम गुड्स इंपोर्ट करते हैं उस पे जो ड्यूटी यानी कि जो टैक्स लगता है उसे बोला जाता है टैरिफ। अगर बहुत ज्यादा टैरिफ लग जाएगा, बहुत ज्यादा टैक्स लग जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है उस चीज की प्राइस बढ़ जाएगी, तो हम क्यों इंपोर्ट करेंगे? तो इस तरह से सरकार ने हमें इंपोर्ट नहीं करने दिया, प्रोटेक्शन दिया। प्लस कोटास फिक्स कर दिए, गवर्नमेंट ने कोटा फिक्स कर दिए कि आप दूसरी कंट्री से इतना ही प्रोडक्ट इंपोर्ट कर सकते हो, इससे ज्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकते, सिर्फ नेसेसिटी वाले आइटम्स ही इंपोर्ट कर सकते हो। तो लोग उन कोटास के अकॉर्डिंग चीजें मंगा रहे थे, तो अपने आप हमारे इंपोर्ट्स कम हो गए और हमारे प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट भी नहीं करने दे रहे थे, क्योंकि डर लग रहा था कि फॉरेन कंपटीशन हम लोग फेस नहीं कर पाएंगे। तो ये था हमारा पूरा का पूरा ट्रेड। हमारे ट्रेड में क्या हुआ? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, यानी कि इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी। तो सारा देख लिया हम लोगों ने, एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था, इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था, हमारा फॉरेन ट्रेड कैसा था। अब ये जो 1950 से 1990 का मैंने आपको पूरा पीरियड एक्सप्लेन कराया ना, इसी पीरियड के मैं आपको फीचर्स भी बताऊंगी, इसका गुड इंपैक्ट भी बताऊंगी, इसका बैड इंपैक्ट भी बताऊंगी, और एक फाइनल कंक्लूजन देके इस चैप्टर को एंड करते हैं। फीचर्स की बात करें तो देखो, मेन रोल इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस में किसे दिया गया था? सब कुछ रिपीट होगा, पब्लिक सेक्टर को। मेन रोल किसका था? पब्लिक सेक्टर का। प्राइवेट सेक्टर जो था उसका रोल सिर्फ क्या था? सेकेंडरी रोल था। क्या समझे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस के अंदर मेन रोल किसे दिया गया था? पब्लिक सेक्टर को। प्राइवेट सेक्टर का रोल कैसा था? सेकेंडरी रोल था, बाद का रोल था, और वो भी परमिट लाइसेंस राज सिस्टम के अंडर, कि अगर प्राइवेट सेक्टर को मान लो कोई इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करनी है या फिर ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड इंडस्ट्री है उसे अगर एक्सपैंड भी करना है, आगे भी बढ़ाना है, तो उसके लिए भी लाइसेंसेस की रिक्वायरमेंट होगी। समझ में आ गया? प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन फोकस्ड ऑन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। हम लोगों ने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पर फोकस करा कि जिन चीजों का हम लोग इंपोर्ट कर रहे थे, क्यों ना वैसा का वैसा बिल्कुल क्लोज सब्स्टिट्यूट, वैसा का वैसा प्रोडक्ट हमारी खुद की कंट्री में बना लें, ताकि हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, तो हमारी फॉरेन करेंसी बचेगी। डोमेस्टिक इंडस्ट्री वाज टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। हम लोगों ने हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्ट करा। कैसे? पीछे मैंने बताया, हैवी ड्यूटी लगा दी थी इंपोर्ट पर, जिसे टैरिफ बोला जाता है, कि अगर आप इंपोर्ट करोगे तो उस पर बहुत ज्यादा टैक्सेस लगेंगे, तो प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगी। और हम लोगों ने कोटास फिक्स कर दिए थे कि भाई हम इतना ही इंपोर्ट कर सकते हैं, इससे ज्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकते। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज डेवलप करी गई ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलप करी गई ताकि कंट्री के अंदर इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या यूज करती हैं? लेबर इंटेंसिव टेक्निक। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश करने के लिए ज्यादा पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो जिन लोगों के पास में कम पैसा है वो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो इसकी वजह से कंट्री के अंदर इक्विटी आती है, सब लोगों की ग्रोथ होती है, सबका डेवलपमेंट होता है। ये क्या थे? फीचर्स थे। सेम वही बातें रिपीट हुई है। अब गुड इंपैक्ट क्या था? ये जितनी भी स्ट्रैटेजी थी 40 साल की, इसकी वजह से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को एक बिग पुश मिला, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में कमाल इंक्रीज देखने को मिला।
द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन जीडीपी इंक्रीज्ड फ्रॉम 13% इन 1950 टू 1951 टू 24.6% इन 1990 टू 1991। इंडस्ट्रियल सेक्टर का जीडीपी के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन 13% था सिर्फ 1950 से 1951 के अंदर, वो कॉन्ट्रीब्यूशन इंक्रीज होकर डबल हो गया, ऑलमोस्ट हो गया 24.6% 1990 से 1991। समझ में आया कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को एक बिग पुश मिला, हमारी इकोनॉमी को एक धक्का मिला, हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ी। जो इंडस्ट्रियल सेक्टर जीडीपी में 13% कंट्रीब्यूट कर रहा था, 40 साल बाद में उसी इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन हो गया 24.6%। इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज नो लॉन्गर कन्फाइंड टू कॉटन एंड जूट टेक्सटाइल। हम लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर में, कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर हमारे पास में कुछ गिनी चुनी इंडस्ट्रीज ही थी, जैसे कॉटन की इंडस्ट्रीज, जूट की इंडस्ट्रीज। अब हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो कॉटन और जूट तक ही सीमित नहीं था, हमने अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज खोली, पेपर इंडस्ट्रीज, सीमेंट इंडस्ट्रीज, अलग अलग तरह की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज, हम डाइवर्सिफाइड हो गए, अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज खोलने लगे। बहुत सारी सनराइज इंडस्ट्रीज यानी कि एमर्जिंग इंडस्ट्रीज थी ये, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की इंडस्ट्रीज वगैरह खुलने लगी। पहले यहाँ पर हमारे सिर्फ क्या था, कॉटन इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो बड़ी बड़ी कैपिटल इंडस्ट्रीज थी उनकी तो कमी थी नहीं कैपिटल इंडस्ट्रीज, बट अब बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की इंडस्ट्रीज भी खुली और हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को एक्सपोर्ट करना भी स्टार्ट करा। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज डेवलप हुई जिसकी वजह से एक अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चरल शिफ्ट देखने को मिला। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की वजह से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हुआ, प्लस स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश हुई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की वजह से ग्रोथ हुई, प्लस साथ में सोशल जस्टिस भी। क्यों? क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एक तो क्या करती है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करती है, तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट हुई, प्लस स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश करने के लिए ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं पड़ती, तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके पास में कम पैसा था, जो इतना अफोर्ड नहीं कर पाते थे, उन लोगों ने भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश करी। तो कहीं ना कहीं ये क्या दे रहा था, एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज दे रहा था स्मॉल इन्वेस्टर्स को। वो छोटे इन्वेस्टर्स जिनके पास में इतना पैसा नहीं है, उन्होंने भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश करके पूरी कंट्री की सोशल जस्टिस में हेल्प करी, ग्रोथ में हेल्प करी। ड्यूरिंग द पीरियड 1950 से 1990, ये जो 40 साल वाला पीरियड था, इंडियन इकोनॉमी शोड अ स्ट्रक्चरल शिफ्ट इन द इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी में एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट देखने को मिला। जो इंडियन इकोनॉमी पहले एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंडेंट थी, मतलब 72% पॉपुलेशन हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंडेंट थी, वो अब शिफ्ट होके किस में आने लगी, इंडस्ट्रियल सेक्टर में आने लगी। जो एग्रीकल्चर सेक्टर का जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूशन था वो धीरे धीरे गिरने लगा और अब हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर का जीडीपी में जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो इंक्रीज होने लगा। सो ये एक अच्छा साइन था ग्रोथ का कि अब हम एग्रीकल्चर सेक्टर पे ही डिपेंडेंट नहीं थे, हम इंडस्ट्रियल सेक्टर पे शिफ्ट होने लगे थे, हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर का जीडीपी इंक्रीज होने लगा था। बैड इंपैक्ट क्या था, देखो, विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम बीतता गया, आवर प्लानर्स रियलाइज्ड एक्सेसिव डोमिनेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। हमारे प्लानर्स ने ये रियलाइज करा कि यार हम सारा काम पब्लिक सेक्टर से ही करवा रहे हैं, मेन रोल सिर्फ किसका है, पब्लिक सेक्टर का है, प्राइवेट सेक्टर का रोल क्या है, सिर्फ सेकेंडरी है। तो हम लोगों ने ये देखा यार पब्लिक सेक्टर की डोमिनेंस हो गई है, पब्लिक सेक्टर ही चारों तरफ फैला हुआ है। मतलब बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग था कि ब्रेड और शूज बनाने वाला काम भी पब्लिक सेक्टर कर रहा है। यार पब्लिक सेक्टर कुछ मेन काम कर ले, जैसे समझ में आ गया रेलवेज का काम पब्लिक सेक्टर के अंडर है, डिफेंस उसके अंडर है, एटॉमिक एनर्जी उसके अंडर है, बट ब्रेड बटर बनाने का, शूज बनाने का काम भी पब्लिक सेक्टर कर रहा है, सारे काम पब्लिक सेक्टर कर रहा है। इट वीकेंड द सिग्निफिकेंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर। कहीं ना कहीं इसने प्राइवेट सेक्टर की सिग्निफिकेंस को कम कर दिया था। प्राइवेट सेक्टर कुछ नहीं कर रहा था, सेकेंडरी रोल था, प्राइवेट सेक्टर की इंपॉर्टेंस को खत्म कर दिया था। पब्लिक सेक्टर मोनोपोलीज टर्न्ड आउट टू बी डेड सोशल वेट। अब पब्लिक सेक्टर की ही मोनोपोली थी, सब कुछ पब्लिक सेक्टर का ही था। और आपको पता है पब्लिक सेक्टर में आज भी क्या होता है, पब्लिक सेक्टर इनएफिशिएंट है, कभी भी जाते हैं, आज नहीं कल आना, कल नहीं परसों आना, अरे आपके तो डॉक्यूमेंट्स ही पूरे नहीं है, ये डॉक्यूमेंट भी लगा के आना। इनएफिशिएंट है, करप्शन बहुत ज्यादा है, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है, आज भी ब्राइब वगैरह बहुत अच्छे से चलती है, लीकेजेस है, सरकार बोल रही है हम गरीबों तक इतना केजी राइस पहुंचाएंगे, बट एक्चुअली गरीबों तक उतना पहुंच ही नहीं पाया, बीच में ऑफिसर्स ने गायब कर दिया, बीच में चोरी हो गई, बीच में गायब हो गया। तो पब्लिक सेक्टर की मोनोपोली हो गई। बट हम लोगों ने देखा यार पब्लिक सेक्टर क्या है, मतलब बोझ है, डेड सोशल वेट है, कंट्री पर एक बोझ है, इनएफिशिएंट है, भ्रष्टाचार है, लीकेजेस है, मिलावट है, हर तरह की प्रॉब्लम है। द नीड टू ऑब्टेन लाइसेंस फॉर न्यू फर्म्स वाज मिसयूज्ड बाय बिग इंडस्ट्रियल हाउसेस। लाइसेंसिंग सिस्टम था जिसकी वजह से क्या हुआ, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे वो तो इजीली लाइसेंस ले लेते थे, उनके लिए पॉसिबल था सारी फॉर्मेलिटीज करना, पैसा वैसा देना, बट जो छोटे छोटे से बिजनेसेस थे उनके लिए पॉसिबल नहीं था लाइसेंसेस लेना।
प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री फेल टू अचीव इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी। हम लोगों ने हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्ट करा था, ना एक्सपोर्ट कर रहे थे ना इंपोर्ट कर रहे थे। अब देखो, अगर एक बच्चा है वो कंपटीशन फेस ही नहीं करता, सपोज वो क्लास के अंदर किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता, तो कहीं ना कहीं वो स्लो रह जाएगा, वो पीछे रह जाएगा। वहीं अगर एक बच्चा है जो पार्टिसिपेट करता है, हारे जीते कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पार्टिसिपेट करता है तो उसे सीखने को मिल रहा है, वो नई चीजें सीख रहा है। बट हम लोगों ने हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करा था, तो कहीं ना कहीं हम वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो था ना प्रोडक्ट की क्वालिटी का, वो अचीव ही नहीं कर पाए। हम लोगों ने दूसरे देशों से कंपीट ही नहीं करा, तो हम सीख ही नहीं पाए कि यार ऐसी प्रोडक्ट क्वालिटी हमें मेंटेन करके चलनी है। तो कहीं ना कहीं हम वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो थे प्रोडक्ट क्वालिटी के, वो अचीव नहीं कर पाए। ग्रोथ थ्रू कॉम्पिटिशन, हम लोगों ने सोचा ही नहीं कि यार कंपीट करना चाहिए, हम लोगों ने कॉम्पिटिशन को इजीली अवॉइड कर दिया। हम लोगों ने डाइवर्सिफिकेशन को अवॉइड कर दिया। डाइवर्सिफिकेशन मतलब अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज खोलना, फॉरेन कंपटीशन फेस करना, उनके जैसा प्रोडक्ट बनाना, इन सब चीजों को हम लोगों ने क्या करा, इजीली अवॉइड करा, इग्नोर करा। सेविंग फॉरेन एक्सचेंज थ्रू इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, हम लोगों ने सोचा यार हम इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन करके, यानी कि जो चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं वैसा का वैसा प्रोडक्ट खुद की कंट्री में बना के हम लोग फॉरेन एक्सचेंज को सेव करेंगे। हम लोगों ने सेव करने के बारे में सोचा, हम लोगों ने ये नहीं सोचा कि यार हम एक्सपोर्ट करके फॉरेन करेंसी कमा भी तो सकते हैं। और इसकी वजह से हमारे फॉरेन करेंसी के रिजर्व्स धीरे धीरे क्या होने लगे, श्रिंक होने लगे, यानी कि गिरने लगे। और 1990 के एंड में हमारी कंट्री की ऐसी कंडीशन हो गई थी कि हमें हमारे गोल्ड रिजर्व्स जो थे वो वर्ल्ड बैंक के पास में गिरवी रखवाने पड़े थे, ताकि हम उनसे फॉरेन एक्सचेंज ले सके। समझ में आया कि ये सब कुछ 40 साल चला, 1950 से 1990 तक चला। बट 1990 आते आते हम लोगों ने सारे इसके बैड इंपैक्ट्स देखने को मिले कि पब्लिक सेक्टर की मोनोपोली हो गई थी, पब्लिक सेक्टर के अंदर करप्शन था, लीकेजेस थे, इनएफिशिएंसी थी। लाइसेंस सिस्टम का फायदा बड़े बिजनेसमैन तो उठा पा रहे थे, बट छोटे बिजनेसमैन नहीं उठा पा रहे थे। हम लोगों ने हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करा, तो हम लोग वो इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड अचीव नहीं कर पाए। हम लोगों ने फॉरेन करेंसी को बचाने के बारे में सोचा, जनरेट करने के बारे में नहीं सोचा कि एक्सपोर्ट करके भी हम फॉरेन करेंसी को जनरेट कर सकते हैं। और इसी की वजह से हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, यानी कि जो हमारा यूएस डॉलर है उसकी कमी आ गई, वो श्रिंक होने लगा। और 1990 के एंड में, यानी कि जब ये 40 साल खत्म हुए, तब हमारी कंडीशन ऐसी थी कि हमें वर्ल्ड बैंक के पास में हमारे गोल्ड रिजर्व्स गिरवी रखवाने पड़े, ताकि हम उनसे फॉरेन करेंसी बोरो कर सकें। तो ये इसका बैड इंपैक्ट था। और इसी की वजह से 1991 के अंदर सब कुछ बदला और तब आए न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। क्या आए? न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, एलपीजी, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ये है हमारा चैप्टर नंबर 4, नेक्स्ट चैप्टर जो मैं आपको कराऊंगी, जिसके अंदर पूरा मैं आपको एलपीजी वन शॉट के अंदर करवा दूंगी। अब देखो, मैंने आपको फीचर्स बताए, गुड इंपैक्ट बताया, बैड इंपैक्ट बताया। अगर कंक्लूजन लिखने को आएगा तो आराम से लिख सकते हो। सबसे पहले एग्रीकल्चर के बारे में लिखना कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर लैंड रिफॉर्म्स आए थे। लैंड रिफॉर्म्स क्यों आए थे? ताकि कंट्री के अंदर इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम को दूर करा जा सके, जिसके अंदर जमींदारी सिस्टम को खत्म करा गया, जिसके अंदर लैंड सीलिंग पर एक लिमिटेशन लगाई गई कि सीलिंग इम्पोज करी लैंड होल्डिंग्स के ऊपर। प्लस फार्मर्स को जो लैंड थे उनको कंसोलिडेट करा गया, उनसे उनके फ्रेगमेंटेड टुकड़ों में जो लैंड थे वो लिए गए, उनकी जगह उन्हें एक सिंगल पीस ऑफ लैंड अलॉट करा गया। इस तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में लिखना। टेक्निकल रिफॉर्म्स के बारे में लिखना कि ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, इसकी वजह से प्रोडक्शन में एक अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिला। फार्मर्स जो थे वो पहले सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते थे, फिर वो कमर्शियल फार्मिंग पर आ गए, उनका फार्मिंग के लिए एक नजरिया ही बदल गया। उसके लिमिटेशंस के बारे में लिखना। फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर में लिखना आईपीआर के बारे में, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन के बारे में कि क्या होता है, उसके 3 मेन कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है। और लास्ट में फॉरेन ट्रेड के लिए लिख देना कि भाई फॉरेन ट्रेड के अंदर हम लोगों ने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की स्ट्रैटेजी अपनाई, कोटास वगैरह लगाए, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करा। तो अगर कंक्लूजन लिखना है तो इस तरह से सब में से थोड़ा थोड़ा सा पॉइंट्स आप लिख सकते हो। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको 4 क्वेश्चंस दे रही हूं, इसमें से ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपके सैंपल पेपर के अंदर इंक्लूड है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 लेड एम्फेसिस ऑन द रोल ऑफ, आईपीआर 1956 ने कौन से सेक्टर के रोल को मेन इंपॉर्टेंस दी थी? पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, किस सेक्टर के रोल को मेन इंपॉर्टेंस दी थी? विच कमिटी वॉज सेटअप फॉर द डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए, प्रमोशन के लिए किस कमिटी को सेटअप करा गया था? इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी किस पर बेस्ड है? एक्सपोर्ट प्रमोशन पर, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पर, दोनों पर या किसी पर भी नहीं? और फोर्थ वाला समझ लो,
आफ्टर इंडिपेंडेंस इन ऑर्डर टू ब्रिंग इक्विटी इन एग्रीकल्चर, इंडिपेंडेंस के बाद में एग्रीकल्चर के अंदर इक्विटी जनरेट करने के लिए लैंड रिफॉर्म्स आए थे। उसके अंदर क्या क्या था? अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, ग्रीन रेवोल्यूशन, लैंड सीलिंग। तो आपको इनमें से चूज करना है कौन कौन सा आया था लैंड रिफॉर्म्स के अंदर, कौन कौन से इंक्लूड थे। सिर्फ फर्स्ट वाला इंक्लूड था, सिर्फ सेकंड वाला इंक्लूड था, या फिर फर्स्ट और सेकंड दोनों इंक्लूड थे, या फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों इंक्लूड थे। तो इन 4 क्वेश्चंस का आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में करना है। तो ये हम लोगों ने कर लिया हमारा पूरा का पूरा चैप्टर इंडियन इकोनॉमी 1950 से 1990 तक कैसी थी। तो अगर आप एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हो तो चैप्टर नंबर 1 मैंने आपको कराया इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। आपको चैप्टर नंबर 2 करना है इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। उसके लिए आप मेरा पहले वाला चैप्टर भी करना 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया, और ये वाला चैप्टर भी करना। ये 2 चैप्टर्स जब कर लोगे, 2 वन शॉट्स देख लोगे, तो आपका वो चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग, मेरी तरफ से चैप्टर नंबर 4 होगा, मैंने टीआर जैन बुक के अकॉर्डिंग ब्रेक डाउन कर रखा है। तो चैप्टर नंबर 4 में आपको कराऊंगी कि 1991 के अंदर क्या हुआ, 1991 में क्या आई, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की, जिसे एलपीजी भी बोला जाता है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी बोला जाता है, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी बोला जाता है। तो ये चैप्टर हम लोग कवर करेंगे। तब तक यहां तक का पढ़ के रखना, अच्छे से नोट्स बना के रखना। नोट्स मैं आपको इंडियन इको के तब दूंगी जब मैं एक बार आपको सारे चैप्टर्स के वन शॉट्स दे दूंगी। अब मैं वेकेशन से आ गई हूं तो जल्दी जल्दी आप लोगों के पास में चैप्टर्स आ रहे होंगे, जल्दी जल्दी हम लोग सारे चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में मैं आपको इंडियन इको के नोट्स दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। बाय फॉर नाउ।